नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग 2023 में जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का पॉपुलेशन स्टडीज का, उसकी चर्चा पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो आप लोगों की पिछले जो वीडियो में कुछ लोगों ने मैसेज किया था, क्वेरीज किया था कि कुछ उन लोगों को प्रॉब्लम आई थी। जैसे व्हाट्सएप पे एक लड़के ने एक मैसेज किया था कि जो डेटा सोर्स लिया गया है उसमें और उसके बारे में बताया नहीं गया, तो हम कोशिश करेंगे कि डेटा सोर्स ज़्यादातर केस में ये आप लोगों को देखना होगा कि डेटा सोर्स जैसे हम लोग जो भी ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा सोर्स हैं या यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज हैं, उन्हीं डेटा सोर्सेस का हम लोग यूज करते हैं। और उनका लिंक प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि कंटेंट लंबा होने लगता है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है कोचिंग का, उसमें हम ये सारे लिंक या डेटा सोर्सेस के लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। और वो डेटा सोर्सेस जो भी मतलब डेटा मतलब भेजते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन रजिस्टर है और भारत की जो जनगणना 2021 है, और इस तरीके से एनएफएचएस के डेटा, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर जो एसआरएस बुलेटिन के डेटा हैं, वो सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर 2023 की हम लोग चर्चा करेंगे। और 2023 में ये एक ही पेपर हुआ था, और इस पेपर के सोल्यूशन के माध्यम से हम लोग फिर से वही डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे। और पहले भी आपको क्लासेस बताया जा चुका है कि जिन टॉपिक्स की चर्चा हम डिटेल्ड वे में 2024 के पेपर में कर चुके हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से देखेंगे। बाकी आप ये L1 क्लासेस का ऐप है जो प्ले स्टोर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। L1 क्लासेस प्रयागराज, ये सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो इस आइकन के साथ, इस लोगो के साथ आपको L1 क्लासेस का ऐप मिल जाएगा। और उस पर जो भी हमारे कोर्सेस चल रहे हैं प्रेजेंट में, उन सब की जानकारी, डिटेल्स प्राप्त की जा सकती है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज मेन फंक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से जो सर्वेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वेज, एक तरीके से कहा जाए कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं, वो जीआईएस इंफॉर्मेशन के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट चीजों का पता लगाते हैं, जैसे खनिज मिनरल्स, इस तरीके की जो चीजें हैं। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई पेपर्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड। तो यहाँ पे जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस होता है, उसका मेन फंक्शन कौन सा नहीं है। तो इसमें सबसे पहला क्वेरी होता है। क्वेरी अगर देखेंगे तो क्वेरी करना उसमें जीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट होता है। और इसके साथ साथ डेटा को स्टोर करना और कैप्चर करना। ऑगमेंट जो यहाँ पर लिखा गया है, ये आपका यहाँ पे जीआईएस सिस्टम का ये पार्ट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर नॉट कंसीडर्ड पूछा गया है। तो ऑगमेंट जो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, ये सही माना जाएगा। ये इसका एनालिसिस है। और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा डिटेल वे में हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए फ्रेमवर्क फॉर गैदरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग स्पेशल एंड जियोग्राफिक डेटा। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका वेरियस, इसके यूजेस क्या हैं, मतलब इसके में जो मेन फंक्शन होते हैं वो क्या है। तो पहला है कैप्चरिंग ऑफ द डेटा, फिर दूसरा है स्टोरेज ऑफ द डेटा, फिर क्वेरी उनकी करना, फिर एनालाइज करना, डिस्प्ले करना। ये इतना मेन 5 फंक्शन होते हैं जीआईएस सिस्टम के। और फिर इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो जीआईएस इज यूज्ड फॉर अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरीके से की चीजों में जीआईएस डेटा का यूज किया जाता है, या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाई, तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें दो सीरीज या दो से अधिक सीरीज की वेरिएबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, वेरिएबिलिटी को हमें चेक करना होता है, तो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब दो सीरीज का हम निकालते हैं तो उसमें ये कहा जाता है, ये कहते हैं कि जिस सीरीज का मतलब जिस सीरीज का हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो सीरीज मोर वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कंप्यूटेशन है ये सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 के रूप में होता है, और ये इसके एनालिसिस है। इसके एनालिसिस में यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है कि इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड इट इज ए रिलेटिव मेजर एंड मोस्ट सुटेबल टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। ठीक है, और इसमें लिखा है कि सीरीज having lesser coefficient of variation as compared to other is more consistent। more consistent का मतलब उसमें वेरिएबिलिटी कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइप 1 एरर की बात की गई है, तो टाइप 1 एरर में को हम अल्फा से लिखते हैं और इसी को लिखते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ये हमारा अल्फा या टाइप 1 प्रोबेबिलिटी होती है, इसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि टाइप 1 एरर जो होती है इसको ये टाइप 1 एरर कहते हैं हम लोग अल्फा को, और बीटा को हम कहते हैं टाइप 2 एरर, और 1 माइनस बीटा को हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। तो बीटा कैसे डिफाइंड है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच1 इज ट्रू, और पावर फंक्शन रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच1 इज ट्रू या एच नॉट इज फॉल्स। पिछले में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर यही चीज वहां पे एक लिखा गया था, पिछले जो 2024 का पेपर हमने सॉल्व किए थे, तो उसमें दो ऑप्शन लिखे थे कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और एक ऑप्शन लिखा था रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। तो जो हमारे पास पावर होती है वो रिजेक्शन की होती है। जो हमारे पास हाइपोथेसिस में पावर डिफाइंड है उसमें ये कहा जाता है कि ये मतलब इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि हम किसी चीज को रिजेक्ट करने की जो हमारे पास कैपेबिलिटी होती है उसी को हम पावर ऑफ द टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वहां पर उस क्वेश्चन में जो 1 माइनस बीटा का मान होगा रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ये हमारा वहां पे पावर होगा। ठीक है, अब अगला इसमें पूछा है कि अगला क्वेश्चन में कि रिलेशन बताना है हमें मीन मीडियन एंड मोड के बारे में। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास मीन मीडियन मोड के बारे में रिलेशनशिप होती है वो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मोड के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मीडियन या मीन माइनस मोड के बराबर होता है, और इसके बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मोड, और इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा रिलेशन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर जब एक्सपेक्टेड वैल्यू और वैल्यू ऑफ पैरामीटर की हम बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पे मतलब जी थीटा और यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और पैरामीटर के बीच की जो बातें होती हैं इसको हम बायस कहते हैं। ठीक है, ये चूंकि जब हमारे पास इसका बायस का मान 0 हो जाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग जी एक्स एक्स जो भी यहाँ पे रहेगा ये जी थीटा के बराबर हो जाता है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा के बराबर हो जाए, या यहाँ पे कोई भी स्टैटिस्टिक जो लिखा है वो इसका एक्सपेक्टेशन थीटा के पैरामीटर के बराबर हो जाए, पैरामीटर के किसी फंक्शन के ही बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं दिस स्टैटिस्टिक्स इज अनबायस्ड फॉर दिस। मतलब क्या कि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 0 होता है, और दोनों का डिफरेंस 0 होता है तो उस केस में हम इसको कहते हैं दिस इज अनबायस्ड। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना, क्या पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड वैल्यू ऑफ पैरामीटर
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बायस कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ द वेरिएंस ऑफ द डेटा इज 1 to 1 देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होता है, और ये क्या हो जाएगा 1 to 1, तो ये हो जाएगा 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। फिर इसके बाद देखिए, नंबर ऑफ डेथ एमंग चिल्ड्रेन बिटवीन 28 डेज ऑफ एज इज कॉल्ड। तो जब बच्चे की उम्र 28 डेज के आसपास होती है तो उस केस में इनको हम नियोनेटल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब बच्चे की मृत्यु जन्म के पहले 28 दिनों में हो जाए तो इसको नियोनेटल कहते हैं, लेकिन अगर ये पहले 7 दिनों में हो तो इसको हम कहते हैं अर्ली नियोनेटल। अर्ली नियोनेटल डेथ जो होती है वो शुरुआत के 7 दिनों में होती है, और इसको लेट नियोनेटल डेथ कहते हैं। लेकिन नियोनेटल डेथ की जब हम बात करते हैं तो उसमें अर्ली नियोनेटल प्लस लेट नियोनेटल दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं, दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रिफर्स टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर एज 5। ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम 5 साल तक के बच्चों को, 0 से 5 साल तक के बच्चों को हम कंसिडर करते हैं। उनकी जितनी भी डेथ होती है तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास 0 से 5 साल के बीच में जितना भी डेथ हुई है बच्चों की, उनको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी में कंसिडर करते हैं। लेकिन उसी को थोड़ा सा बाइफरकेट किया जाता है तो उसको अलग अलग टर्म नाम दिया जाता है। तो नियोनेटल डेथ में बिफोर 28 डेज जो नियोनेटल डेथ कंसीडर की जाती है वो 28 दिन, जन्म के 28 दिन के पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको नियोनेटल डेथ कहते हैं। फिर पोस्ट नियोनेटल में क्या है कि 28 दिन से आगे बढ़ते हुए 1 साल तक जो बच्चे की डेथ होती है, अगर 28 दिन के बाद और 1 साल के पहले अगर डेथ होती है तो उसको पोस्ट नियोनेटल कहा जाता है। फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी होती है कि डेथ एमंग द चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज इंक्लूडिंग बोथ नियोनेटल एंड पोस्ट नियोनेटल। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इन्फेंट डेथ की जब हम बात करते हैं तो उसमें नियोनेटल और पोस्ट नियोनेटल डेथ इन्वॉल्व होती है, और नियोनेटल में अर्ली नियोनेटल प्लस लेट नियोनेटल डेथ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी उसमें लिखा गया है कि इंक्लूड्स ऑल डेथ ऑफ चिल्ड्रेन 5 years old कवरिंग नियोनेटल पीरियड एंड बियॉन्ड। मतलब क्या कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है उसमें सभी जो डेथ होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं इसमें। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ MCCD स्कीम इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो यहाँ पर देखेंगे ये MCCD जो स्कीम है ये मुंबई में इन्वॉल्व की गई थी। भारत में सबसे पहले मुंबई में शुरू की गई थी, और मुंबई में शुरू करने का कारण ये था कि मुंबई में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। या प्रेजेंट में मुंबई शहर काफ़ी बड़ा शहर है जिसको हम महानगर भी कहते हैं। जो ह्यूमन जियोग्राफी की क्लास है, जो मतलब हम लोग डेमोग्राफी के पोर्शन में जहाँ पे हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर इसकी चर्चा उसके फाउंडेशन कोर्स में की गई है। और आप लोग वहाँ जब L1 क्लासेस के ऐप पे जाएंगे वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में ये क्लासेस देखेंगे तो वहाँ पे इसका एक्सप्लेन मतलब डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो ये मुंबई था। तो द मेडिकल certificate of cause of death MCCD scheme was first introduced in Mumbai, और this scheme aims to standardize the recording of death and their cause, providing valuable data for public health planning and policy formulation। तो ये इस तरीके से मतलब पॉलिसी फार्मूलेशन के लिए जो है मतलब इस डेटा का यूज किया गया था, और सबसे पहले इसको मुंबई में शुरू किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में तो लगभग भारत के ज्यादातर शहरों में ये स्कीम चल रही है। उससे क्या होता है कि एक तरीके से जिस तरीके से हम NFHS डेटा में डिफरेंट टाइप की डेथ की चर्चा करते हैं,
चाहे वो चाइल्ड मॉर्टेलिटी हो, मैटरनल मॉर्टेलिटी हो, या इस तरीके से अलग अलग स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की भी चर्चा करते हैं स्वास्थ्य पर्पज से। तो इन्हीं सब पर पॉलिसीज बनाने के लिए इस डेटा का हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉलम ऑफ लाइफ टेबल रिलेटेड टू पर्सन ईयर लिव्ड। तो पर्सन ईयर लिव्ड की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, LX एंड TX। तो ये यहां पर देखेंगे तो LX जो कॉलम होता है, कैपिटल LX जो कॉलम होता है, ये पर्सन ईयर लिव्ड की बात करता है। और उसके बाद यहाँ पे आगे TX की बात करते हैं तो ये टोटल की बात करता है। यहाँ पर देखिए इसको डिफाइन किया गया है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या है कि LX इज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट एज X, फिर DX इज द नंबर ऑफ पर्सन DX is the number of person among LX person who dies before reaching age X+1। ठीक है, तो ये जब DX की चर्चा करेंगे तो LX और LX+1 के बीच का जो डिफरेंस होगा DX कहलाएगा। TX कैपिटल TX क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड बाय ए कोहर्ट L0 आफ्टर अटेनिंग द एज X, दैट इज TX is the total future lifetime of the LX person who reach एज X पहुंचने के बाद जो फ्यूचर लाइफ है उसको हम TX से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर LX ये डिफाइन किया गया है कि LX क्या है कि LX इज द नंबर ऑफ ईयर्स लिव्ड इन एग्रीगेट बाय द कोहर्ट ऑफ L0 पर्सन बिटवीन एज X to X+1। ये सारी चर्चाएं फिर से बता रहे हैं कि L1 क्लासेस के ऐप पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल जब कोर्स जो प्रोवाइड किया गया है UGC नेट का, उसमें सारी चर्चा पर चर्चा की गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइग्रेशन फ्लो। माइग्रेशन फ्लो में किस टर्म को हम इन्वॉल्व नहीं करते या इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर देखिएगा इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन को हम माइग्रेशन कंसिडर करते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेशन को भी हम माइग्रेशन कंसिडर करते हैं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन को भी हम माइग्रेशन कंसीडर करते हैं। लेकिन कम्यूटिंग बिटवीन टू प्लेसेस, मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव में आप चले जाइए, या शहर के अंदर ही मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, या एक एरिया से दूसरे एरिया में आप चले जाएं, तो उस केस में हम इसको माइग्रेशन का पार्ट नहीं मानते। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि जहां पर आदमी जा रहा है, जो डेस्टिनेशन है उसका, वहां पर एक लॉन्ग टाइम जो है वहां पे स्पेंड करने वाला हो या स्पेंड करने की संभावना हो, तो उसको हम माइग्रेशन में कंसीडर करते हैं। और उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी चर्चा जो है 2024 वाले पेपर में की गई है। उसमें जॉब का भी इशू हो सकता है। फिर उसके बाद मैरिज का ही बताया गया था कि आपको भारत में कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन सबसे ज्यादा होता है, और माइग्रेशन का सबसे ज्यादा कारण होता है मैरिज। ठीक है, और उसके बाद सबसे अधिक माइग्रेशन जो होता है वो फीमेल्स का होता है ड्यू टू मैरिज। कारण ये कि जब किसी भी भारत में देखेंगे तो ज्यादातर 70% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, और मैरिज अब 70% पॉपुलेशन गांव में है, तो इसका मतलब 70% शादियां भी लगभग डेटा के अनुसार, कुछ लोग जैसे शहर से गांव में मैरिज हॉल वगैरह में शादी करने आते हैं, तो वो डेटा भी गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे पास एक डेटा, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक रिजल्ट आएगा, वो 70% शादियां गांव में होंगी। और गांव टू गांव अगर शादियां ज्यादातर होती हैं, तो उस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा माइग्रेशन पे था, उसमें बताया गया था कि सबसे ज्यादा रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है ड्यू टू मैरिज। और उसमें भी मैरिज में सबसे ज्यादा फीमेल्स का माइग्रेशन होता है, क्योंकि फीमेल्स को क्या है, शादी के बाद मेल के साथ जाकर उसके घर पे, मतलब उसका जो अगला डेस्टिनेशन होता है वो मेल आदमी का घर होता है। तो इस केस में यहाँ पर मैरिज हमारा मेन माइग्रेशन का कारण होता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंड द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। तो प्राइमेट सिटी की जब हम बात करते हैं, आपको बताया गया था कि प्राइमेट सिटी की अवधारणा
एम जेफरसन ने दी थी। और प्राइमेट सिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा शहर जो पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में या किसी भी देश में जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट में या उस स्टेट में या उस देश में उसका एक स्पेशल रोल हो, जहां पर उसकी कल्चरल, इकोनॉमिक एंड जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं वो सभी एक तरीके से हो रही हैं, और वो उस देश का या उस एरिया का सबसे बड़ा शहर होना चाहिए। तो भारत में कोई भी प्राइमेट सिटी नहीं है इंडिया लेवल पर। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली की पॉपुलेशन एज ए स्टेट अगर देखेंगे तो दिल्ली की पॉपुलेशन मुंबई शहर से ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली को देखेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मुंबई से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुंबई ज़्यादा पावरफुल है दिल्ली की तुलना में। तो इसलिए किसी एक शहर में जब सारी गतिविधियां होती हैं, कल्चरल, इकोनॉमिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो हम उसको प्राइमेट सिटी बोलते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको प्राइमेट सिटी नहीं बोलते हैं। हाँ, लोकल स्तर पर जैसे स्टेट स्तर पर बंगलौर कर्नाटका में, और चेन्नई, और फिर इसके बाद चेन्नई तमिलनाडु में, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता देखेंगे, तो ये हमारे प्राइमेट सिटी कहलाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये स्टेट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास प्राइमेट सिटी हैं, लेकिन इंडिया लेवल पर कोई हमारे पास प्राइमेट सिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या है कि लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी में कहा गया है कि लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी इज कंसेप्ट ऑफ अर्बन जियोग्राफी that describe the phenomena where one city dominates the economic, political and cultural activity of a country to an extent that significantly surpasses all others। और इस जो कंसेप्ट की अवधारणा है, इस कंसेप्ट को एम जेफरसन ने 1930 में दिया था। और उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा बताया गया है। तो साइज की बात की गई है, तो साइज में ये कहा जाता है कि द प्राइमेट सिटी इज लार्जर इन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक आउटपुट देन अदर सिटी इन द कंट्री। और सेंट्रलाइजेशन इसमें होता है कि इट सर्व्स एज प्राइमरी सेंटर फॉर गवर्नमेंट, कॉमर्स, कल्चर एंड ऑफ्टन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। फिर इसके बाद इसकी इन्फ्लुएंस की चर्चा की गई है। तो इन्फ्लुएंस में वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी है वो वहाँ पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी की बात की गई है, पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इसके बताए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो यूनाइटेड किंगडम में एक जो इनकी राजधानी है लंदन, फिर उसके बाद पेरिस में, पेरिस इन फ्रांस, मैक्सिको में मैक्सिको सिटी। ये जो हमारे पास तीन एग्जाम्पल लंदन, पेरिस और मैक्सिको सिटी की बात की गई है, ये हमारे प्राइमेट सिटी कहलाते हैं, क्योंकि ये कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं पूरे अपने मतलब उस एरिया में जो जिस देश के रिस्पेक्टिव देशों की जो चर्चा की गई। और फिर यहाँ इंडिया की चर्चा की गई है कि इंडिया डज नॉट हैव ए प्राइमेट सिटी एज दिल्ली इज not much larger than Mumbai or Kolkata. Many Indian states such as Karnataka, West Bengal, Tamil Nadu and Maharashtra has primate city, Bangalore, Kolkata, Chennai and Mumbai respectively. तो ये स्टेट्स लेवल पर प्राइमेट सिटी भारत में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पर हमारे पास प्राइमेट सिटी तो है, लेकिन इंडिया लेवल पर कोई प्राइमेट सिटी हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन एमंग फीमेल्स अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो इसमें माइग्रेशन का रीजन पूछा है, तो जस्ट अभी माइग्रेशन का रीजन आप लोगों को बता दिया गया है कि रूरल टू रूरल सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैरिज इसका कारण है, और उसमें भी सबसे ज्यादा माइग्रेशन फीमेल्स का होता है। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि भारत में एक स्टेट मेघालय ऐसा है जहां पर शादी के बाद महिलाओं का जो है माइग्रेशन नहीं होता, वहां पुरुषों का माइग्रेशन होता है। मतलब ये कि शादी के बाद मेल जो होता है वो फीमेल के घर जाकर रहता है, और वहां पे इसीलिए उनको कहा जाता है कि यहाँ पे आज भी मातृ सत्तात्मक सत्ता या समाज विद्यमान है। वहां पर
जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो महिलाओं को होते हैं, घर की बड़ी बेटी को सारे प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, और लड़कों के नाम पे या फिर जो मेल्स हैं उनके नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ जो है मतलब उनमें प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते। और ये खास तौर पर गारो, खासी, जयंतिया जो 3 जनजातियां हैं मेघालय की, उनमें सबसे प्राइमरी स्तर पर ये मतलब मैटरनल जो एम्पावरमेंट की एक संभावना है भारत में, या एक तरीके से कहा जाए मातृसत्तात्मक जो सत्ता है, वो इन्हीं 3 जनजातियों में आज भी पाई जाती है। और ये भी एक क्वेश्चन के किसी पेपर में अभी एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, लेकिन ये भी पूछा गया है कि मेघालय की चर्चा की गई है और उसमें ये पूछा गया था, उस क्वेश्चन में कहा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिनमें आज भी मातृसत्तात्मक सत्ता विद्यमान है, तो वो मेघालय है। पूरे मेघालय की बातें नहीं है, जो गारो, खासी, जयंतिया मतलब जो चेरापूंजी वाला एरिया है जहाँ पे जो गारो, खासी, जयंतिया से मिलकर बना हुआ है, तो उस एरिया में अगर देखेंगे तो चेरापूंजी का जो एरिया है उसी के आसपास जो जनजातियां रहती हैं, उन्हीं जनजातियों में ये आज भी प्रचलन चल रहा है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया इस क्वेश्चन का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 में कितना इनका परसेंटेज था, तो ये 16.6% एससी पॉपुलेशन का था 2011 सेंसस के अनुसार। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि 16.6% एससी पॉपुलेशन है और 8.6% एसटी पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011, और ये 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो यहाँ पर देखेंगे भारत में सबसे बड़ा जो समुदाय है, जो ट्राइबल जो हमारा समुदाय है वो गोंड है, और गोंड की जो जनसंख्या है वो भारत में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि the Gond tribe is one of the largest and most widespread tribal community in India. They primarily inhabited in central and eastern region of India, including the state of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Telangana, Odisha, and part of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, and Jharkhand. Gond have a rich cultural heritage with their own distinct language, Gondi, which belongs to Dravidian language family. तो ये देख सकते हैं कि आपके द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली जो गोंडी इनकी भाषा होती है गोंड जनजातियों की, वो द्रविडियन जो लैंग्वेज फैमिली है इसमें बिलोंग करती है। और मध्य प्रदेश स्टैंड आउट एज वन ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स। भारत में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी संख्या क्या थी। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि 2011 सेंसस में 0.49 मिलियन, ये जो पहला ऑप्शन है ये ट्रांसजेंडर्स की संख्या थी भारत में। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 the total population of transgender is 487,803. They are categorized as other gender in the census. National Human Rights Commission NHRC in 2014 estimated the transgender population to be around 4.9 lakh individuals. तो अब इसको मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.49 मिलियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अंडर RMNCHA प्रोग्राम। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट की हम बात करेंगे। तो हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम चर्चा करेंगे तो विटामिन ए होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हो गया कि जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए या बॉडी शरीर के विकास के लिए या मतलब डेली एक्टिविटीज के लिए जो कम मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में, कुछ मिलीग्राम में हमें आवश्यकता होती है शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए,
तो उसमें हमारे पास उन्हीं को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है कि ये विटामिन ए होता है और आयोडीन होता है, आयरन होता है, लेकिन कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डिफिनीशन है उसको अवॉइड करता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी, एक लार्ज पॉपुलेशन है जो भारत में स्पेशली महिलाओं में कैल्शियम की कमी और डिफरेंट टाइप की चीजें देखी जाती हैं। एक्सप्लेनेशन भी इसका देख सकते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी टारगेटेड अंडर RMN-CHA प्रोग्राम। तो इसमें आयरन है, आयोडीन है, विटामिन ए है, जिंक है और विटामिन B9 फ्लोएट, तो फोलेट जो है यहाँ पे विटामिन B9 की, ये जो इतनी चीजें लिखी गई हैं इनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में कंसीडर करते हैं अंडर RMN-CHA प्रोग्राम। और कैल्शियम इज नॉट कंसीडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। अगला क्वेश्चन है कि द 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 हैज इंक्लूड पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी ये पॉपुलेशन कंट्रोल की चर्चा होती है भारत में, बहुत सारे स्टेट्स में चर्चा भी होती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया जाए, भारत की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से जब भी इसकी चर्चा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बातें बोलती है कि एक ही मतलब वहां पे लाइन पे जवाब दे दिया जाता है कि ये समवर्ती सूची का विषय है और इस पे स्टेट भी इंडिपेंडेंट है कानून बनाने के लिए। तो बहुत सारे स्टेट्स ने इस पे कानून बनाया भी है। जैसे प्राइमरी तौर पे देखा जाए तो साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने एक अच्छा खासा मतलब इस पे पॉलिसीज बनाई है और उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप चलते हुए, मतलब एक लॉन्ग टर्म में चलते हुए वो लोग अपनी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखे हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे अच्छा खासा फोकस किया गया है। और जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखेंगे तो ऐसी कोई मतलब पॉलिसीज ना के बराबर एग्जिस्ट करती है। और अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज में इनको चर्चा पर चर्चा में लाया गया है। तो हालांकि हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग किस मतलब जो है पार्ट में आता है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें 7वीं जो अनुसूची है इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होता है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो द कंकरेंट लिस्ट इज वन ऑफ द 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लिस्ट कंटेन्स, जो 7th लिस्ट है मतलब 7वीं सूची में जो हमारे पास लिस्ट है उसमें कंकरेंट लिस्ट के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट 10 लगभग, हालांकि इसमें हैं काफी, लगभग हमें लग रहा 50 से अधिक इसमें सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट अपनी मतलब पॉपुलेशन स्टडीज के लिए जो इम्पोर्टेंट है उनकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पॉपुलेशन स्टडीज से रिलेटेड जितने भी मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं ज्यादातर समवर्ती सूची में ही है। तो इसमें पहला लिखा गया क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड एविडेंस, मैरिज एंड डिवोर्स, ये भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। फिर एडॉप्शन एंड सक्सेशन, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर एग्रीकल्चर लैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, फिर बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, फिर सिविल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग ज्यूरिसडिक्शन एंड लिमिटेशंस, फिर एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज अलग अलग होती हैं। फिर इसके बाद आपका 10वां नंबर है, 10वें स्थान पर ये लिखा गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इफ 10 पीपल्स डाई इन ईयर आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन, व्हाट विल बी द क्रूड डेथ रेट फॉर दैट ईयर। तो क्रूड डेथ रेट जो होती है, जो CDR की हम अगर चर्चा करें तो ये होती है टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन।
इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा 10/1000 इंटू 1000, ये हो जाएगा 10। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पर 1000 की चर्चा करते हैं हम लोग जब भी डेथ की बात करते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लिस्टेड एज एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। ये ध्यान में रखिएगा कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक तरीके से कहा जाए तो एक पॉलिसी थी या एक योजना थी, जिसके माध्यम से उन स्टेट्स पर विशेष फोकस किया गया था जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीक है। ठीक है, तो जिनका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमी जिनकी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है और पॉपुलेशन जिनमें ज्यादा है, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के नाम से इसमें ग्रुप बनाया था, जिसमें पूछा जा रहा कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, 8 जो मतलब देखा जाए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, ये 8 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, एक भी इसमें शामिल नहीं थे। उनके लिए अलग व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं, आर्टिकल 371 एंड आगे। तो उसकी चर्चा यहाँ पे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में नहीं की जाती, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे जनजातियां या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। फिर उसके साथ साथ जो है नक्सलवाद और इस तरीके से उग्रवाद की भी समस्याएं हैं, इसलिए उनको एक अलग विशेष दर्जा ही स्टेट्स को दिया गया था। लेकिन नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं ज़्यादातर, इसमें उनको यहाँ पर एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के तहत शामिल किया गया था, जिनमें इकोनॉमिक और जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो अदर पॉलिसीज हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन आसानी से किया जा सके। तो यहाँ पर देखेंगे, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स दैट वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज स्टेट्स दैट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन फॉर डेवलपमेंट एफर्ट्स। द EAG states are categorized by relatively low socio-economic indicators and high level of poverty। तो इनकी जो चर्चा की गई थी EAG ग्रुप में, उन्हीं पे यहाँ पे बेस्ड है। फिर उसके बाद इसकी चर्चा प्लानिंग कमीशन, अब जिसको नीति आयोग कहता है, तो इसके इस पे 1990 में ये चर्चाएं शुरू हुई थी, और ये प्रेजेंट में इसलिए चर्चा में थी 2023 के आसपास, क्योंकि इसमें बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मांग रहा था बिहार स्टेट। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने इनको बताया कि आप एक स्पेशल कैटेगरी में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में बिलोंग करते हैं, और जिस कारण से आपको मतलब उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा जो है देने से गवर्नमेंट थोड़ा सा मना कर रही है। तो ये एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में देखेंगे तो 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स, और ये हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो इसमें इसका एक ट्रिक भी यहाँ पे ये लिखा गया है कि BCJ-MORUU। तो BCJ मोरू, इसको एक ट्रिक के माध्यम से कह सकते हैं कि B फॉर बिहार, C छत्तीसगढ़, J झारखंड, M मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा, R राजस्थान, W जो है ये कि उत्तराखंड के लिए है कि उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय चाइल्ड वुमेन रेशियो। चाइल्ड वुमेन रेशियो की अगर हम जब बात करते हैं, तो इसमें चाइल्ड वुमेन रेशियो से ना तो हम माइग्रेशन मेजर करते हैं, ना मॉर्टेलिटी, ना फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे फर्टिलिटी जो है केवल मेजर की जाती है, और फर्टिलिटी ही मेजरेबल होती है चाइल्ड वुमेन रेशियो से। तो यहाँ पे चाइल्ड वुमेन रेशियो का फार्मूला भी लिखा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 अपॉन नंबर ऑफ वुमेन्स इन चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब 15 से 49 साल। तो इससे हम फर्टिलिटी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, इनफर्टिलिटी रेट इन इंडिया एस्टिमेटेड बिटवीन, तो भारत में जो इनफर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी नहीं, ध्यान दीजिएगा, इनफर्टिलिटी रेट, तो ये भारत में एक बड़ी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर
ये 3.9 से 16.8%, मतलब ये एस्टिमेटेड थी WHO के द्वारा कि भारत में लगभग 3.9 या 4% से लेकर 16-17% के आसपास के लोग जो हैं इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना करते हैं। वो मतलब जियोग्राफिकली ये वेरी करता है, जिस तरीके से मतलब जो पॉल्यूटेड एरिया है या जहाँ पे कुछ एटॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे मतलब जो परमाणु संयंत्र जो केंद्र हैं उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनमें भी इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से मतलब जो WHO का डेटा था ये 2022 में आया था या उसके पहले आया था एग्जैक्टली तो कहना मुश्किल है, लेकिन मतलब WHO का एक डेटा था जिसको यहाँ पर ये बोला गया था कि मतलब इसमें इनफर्टिलिटी जो भारत में है वो 3.9 से 16.8% के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Which state of demographic transition is characterized by low birth rate and low death rate? ये ध्यान में रखिएगा कि स्टेज की जब बात करता है तो 4 स्टेट होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें बर्थ और डेथ रेट दोनों ज्यादा होती है, जैसे भारत में आजादी से के आसपास का जो टाइम था उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट भारत में बहुत ज्यादा था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा जब आगे समाज बढ़ा, भारत बढ़ा, तो आज 70 के दशक में देखेंगे, 70-80 के दशक में, तो वहां पर डेथ रेट तो कम हुई लेकिन बर्थ रेट कंटिन्यू मतलब बढ़ती गई, या उसी के आसपास जो आज़ादी के आसपास का बर्थ रेट था वही लगभग कंटिन्यू रहा, लेकिन डेथ रेट कम हुआ या थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ मेडिकल फैसिलिटीज में, या सैनिटेशन जो वाली चीज़ें होती हैं भारत में, स्वच्छता कार्यक्रम में, इस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज का जब बढ़ावा हुआ तो डेथ रेट थोड़ी कम हुई। तो इसको सेकंड स्टेज कहा जाता है, जहां पर बर्थ रेट तो लगभग ज्यादा ही है, मतलब जो पहले स्टेज में था वही था, लेकिन डेथ रेट थोड़ी सी कम होती है। थर्ड स्टेज में जाते जाते हमारे पास क्या होता है कि डेथ रेट रिस्पेक्टिवली और कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो उनमें और इम्प्रूवमेंट होता है, और बर्थ रेट थोड़ा सा कम होता है क्योंकि लोगों में जागरूकता आती है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज जो है बढ़ती हैं, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी के जो केसेस होते हैं वो कम होते हैं, जिससे डेथ रेट कम हो जाती है। लेकिन जब फोर्थ स्टेज में जाते हैं जिनको मतलब एक तरीके से कहा जाए कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो मतलब पोस्ट जो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके बाद जो टाइम पीरियड हमारे पास आया है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जापान और यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं उनमें क्या है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है। तो यहाँ पर इसको जो हमारा फोर्थ स्टेज होगा उसमें हमारे पास बर्थ और डेथ रेट दोनों कम होगी। तो तीसरा ऑप्शन, तीसरा विकल्प सही होगा जो फोर्थ स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के माध्यम से ये बताया गया है एक्सप्लेनेशन में कि मतलब कैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, उसमें क्या करते हैं कि ये हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की बात होती है और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ध्यान में रखिएगा, बर्थ रेट तो ज्यादा होती है लेकिन डेथ रेट ज्यादा होने के कारण पॉपुलेशन जो आउटपुट होता है, जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो कम होती है। सेकेंड स्टेज जो ट्रांजिशनल स्टेज है, इसमें क्या होता है कि डेथ रेट डिक्लाइन होता है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, और फिर उसके बाद बर्थ रेट रिमेन्स हाई रहता है, और ये रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है एंड गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज वाइडन। ठीक है, तो इसमें सेकंड स्टेज में ध्यान में रखिएगा, ये कभी क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन स्टडीज में कथन कारण में पूछ सकता है कि पहले स्टेज में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होती है, मतलब जो पॉपुलेशन का जो चार्ट होता है, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन में ए बी स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट कह सकता है कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट के कारण ही पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ होती है, तो वो गलत होगा वहां पे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पहले जो स्टेज होता है हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट तो होती है, लेकिन उसमें
पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है। दूसरे में क्या होता है, डेथ रेट डिक्लाइन करती है और बर्थ रेट रिमेन्स हाई बनी रहती है, इस कारण से इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तीसरा जो स्टेज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसमें क्या है कि बर्थ रेट रिमेन्स टू डिक्लाइन, और फिर उसके बाद क्या है कि डेथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन और स्टेबलाइज। तो इसमें क्या होता है कि फिर इसका जो रिजल्ट होता है लीडिंग टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो तीसरे स्टेट में क्या होता है कि पॉपुलेशन हल्की से डिक्रीज होती है। जैसे भारत की जो जनसंख्या है वो 2000 के बाद जो जनगणना हुई 2000 से 2010 तक, फिर 2011 से 2020 तक इधर देखेंगे तो हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में डिक्लाइन हुआ है। लेकिन वहां पर देखेंगे तो पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि इसमें डिक्लाइन हुआ है, एकदम अचानक कमी नहीं आई है। ठीक है। फोर्थ स्टेज जो है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो इसमें क्या है, बोथ बर्थ एंड डेथ रेट स्लो होती हैं और इसमें इसका रिजल्ट होता है कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। और इस केस में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, डिपेंडेंट मतलब 65 प्लस लोगों की संख्या अधिक होती है, जिससे वर्किंग पॉपुलेशन पर एक इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जापान में देखेंगे तो उनकी पॉपुलेशन क्या है कि जिसको कहा जाता है कि जापान को जिसे कहते हैं कि बूढ़े लोगों का देश है। बूढ़े लोगों का देश इन द सेंस कि वहां पर 65 प्लस लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है इन कंपेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन। 15 से 64 साल तक की जो जनसंख्या होती है उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, और उन पर डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए वहां पर थोड़ा सा इसके इकोनॉमिक जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है विच मैरिटल स्टेटस इज नॉट इंक्लूडेड इन सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो इसमें देखेंगे तो कौन सा मैरिटल स्टेटस 2011 की पॉपुलेशन में इंक्लूडेड नहीं था, उसकी यहाँ पे चर्चा मतलब उसको बताना है कि जो इंक्लूडेड नहीं था। तो डाइवोर्स, सेपरेटेड इंक्लूडेड था, नेवर मैरिड इंक्लूडेड था, लेकिन रीमैरिड का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया जाता। जब वहाँ पे जनगणना में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब मैरिटल स्टेटस क्या है, तो उसमें ऐसा नहीं बोल दिया जाता कि आपको बताया गया था कि रीमैरिड और लिव इन रिलेशनशिप, ये जो दो कोड हैं जो पिछले 2024 वाले पेपर में भी आया था, 2024 वाले पेपर में इससे चर्चा भी हुई थी डिटेल कि लिव इन रिलेशनशिप और जो रीमैरिड का ऑप्शन है ये सेंसस या चाहे जो भी भारत में प्रेजेंट टाइम में सर्वे हो रहे हैं तो उसमें ये दोनों ऑप्शन अभी तक के लिए नहीं है, बाकी भविष्य में इनको इंक्लूड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस which 5 states have above replacement level fertility rate TFR more than 2.1। मतलब क्या है कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां पर हमारे पास TFR ज्यादा है। TFR ज्यादा है तो इसमें देखेंगे तो बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर हैं। तो इसमें TFR ज्यादा है। और फिर से इसके यहाँ पर देखेंगे तो ये TFR बिहार का लगभग 3 है, फिर यूपी का 2.4 है, झारखंड का 2.3 है, मणिपुर का 2.2 है, मेघालय का 2.9 है। इस तरीके से दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि एनएफएचएस 5 डेटा के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है। आगे अगर भविष्य में एनएफएचएस 6 का डेटा आ जाता है तो ज्यादातर क्वेश्चन एनएफएचएस 6 डेटा पे रहेंगे, तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो एनएफएचएस 6 पे रहेंगे कि इनका सीक्वेंस थोड़ा वो चेंज होगा वहां पे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज डिसेबल। मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनकी संख्या भारत में क्या है। तो भारत में अगर देखेंगे तो जो परसेंटेज है 2.21% जो पॉपुलेशन है ये विकलांग की कैटेगरी में आती है। और विकलांग की कैटेगरी में आती है तो इसमें विकलांगता को जो अलग अलग इसके टाइप होते हैं विकलांगता के, उनको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि द सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्ट डेटा ऑन वेरियस टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग विजुअल, हियरिंग, स्पीच, मूवमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो
ये ध्यान में रखिएगा कि इतनी टाइप की डिसेबिलिटीज को 2011 की पॉपुलेशन में कवर किया गया था। और जस्ट अभी 2024 वाले पेपर में, जो पिछला पेपर हम लोग सॉल्व किए हैं, उस पेपर में एक यही सेम टाइप का क्वेश्चन था और इसमें भी एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कहा गया था कि इनमें से कौन सा भारत की जनगणना में डिसेबिलिटीज नहीं है। तो वो जो स्वास्थ्य से संबंधित डिसऑर्डर लिखा गया था वहां पर, जिसको कहा जाता है कि जो अस्थमा वगैरह का कारण भी बनता है। तो ये जो स्वास्थ्य संबंधित जो वहां पे कारण होते हैं, वो स्वास्थ्य वाली डिसेबिलिटीज को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विजुअल, हियरिंग और स्पीच, स्पीच मतलब जो आदमी बोल नहीं पाता, गूंगा होता है, उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। लेकिन सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो या कुछ इस टाइप की बीमारी आपको हो जाए, तो उसको वहां पर डिसेबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि भारत में 26.8 मिलियन लोग जो है वो डिसेबल हैं और ये भारत की जनसंख्या का 2.21% होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच राउंड ऑफ एनएसएसओ फोकस्ड ऑन सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो एजुकेशन एंड हेल्थ की अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा था, जो मतलब इसमें हम लोग एनएसएसओ के अलग अलग राउंड होते हैं, तो 71th राउंड जो था वो फोकस था सोशल कंजम्पशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पब्लिश द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जीडीआई। जीडीआई हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इसको पब्लिश किया जाता है। और जेंडर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जीडीआई इज पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। It measures the differences between male and female achievement in 3 keys areas: health, education and command over economic resources। तो GDI का जो फार्मूला होता है मेल SDI अपॉन फीमेल SDI, अगर ये दोनों GDI का मान एक हो जाए तो मतलब मेल SDI अपॉन फीमेल मेल SDI और फीमेल SDI दोनों का मान बराबर होगा। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में मेल और फीमेल बराबर हैं और लेस देन 1 होने पे जेंडर इनइक्वालिटी की बातें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ एजिंग। इंडेक्स ऑफ एजिंग के लिए आपको बताया गया था कि जो 65 प्लस की जनसंख्या है वो अपॉन अंडर 15 जो लोग हैं उनको इंडेक्स ऑफ एजिंग कहा जाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, 60 प्लस की जनसंख्या अपॉन 15 से 59 साल की जो जनसंख्या है, ज्यादातर इसको 15 से 59 नहीं 15 से 64 लिया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ 60 प्लस कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ 59 लिखा जाता है, ज्यादातर केस में कहीं कहीं 65 प्लस ले लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ एजिंग क्या हो जाएगा, 60 प्लस पॉपुलेशन अपॉन अंडर 15 पॉपुलेशन। तो ये इंडेक्स ऑफ एजिंग का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इन रिग्रेशन एनालिसिस इफ a qualitative variable has n categories one can introduce। तो n-1 डमी वेरिएबल्स आपको भी बनते हैं जब भी आपको बताया गया है कि रिग्रेशन एनालिसिस की जहां भी हम चर्चा किए हैं कोरिलेशन रिग्रेशन में, तो वहां पे आपको ये बताया गया है कि n-1 डमी वेरिएबल्स वहां पर बनते हैं इन केस ऑफ n कैटेगरीज। ये इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एजेंसी पब्लिशेस द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर देखेंगे जो SRS बुलेटिन आता है वो हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही पब्लिश करता है और यही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही भारत में जनगणना के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय के अंदर ये आता है। फिर इसमें यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया डेटा कलेक्ट करते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट आदि का, और उसके माध्यम से ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी वाज प्रपोज्ड बाय एबेल
आर ओमरेन। तो ये जो एबेल के द्वारा जो ट्रांजिशन थियरी दी गई थी वो किस साल में आई थी? तो तो यहाँ पर देखेंगे तो 1971 में ये थियरी आई थी, और इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी इज फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन पैटर्न ऑफ हेल्थ एंड डिजीज पर्टिकुलरली एज सोसाइटी डेवलप, प्रपोज्ड बाय एबेल ऑरमन इन 1971। स्टेजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, ध्यान में रखिएगा कि ये थियरी यहाँ पहली बार आई है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल चर्चा करेंगे ताकि आगे जब भी 2022-2020 के पेपर में जब ये क्वेश्चन आए तो उसको वहाँ पे शार्ट तरीके से देखा जा सके। ये चीजें पहले भी आपको बताई गई हैं कि जो मतलब थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उनको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे ताकि आगे उनकी चर्चा कम से कम करनी पड़े। तो इसमें देखेंगे कि ऑरमन जो ओरिजिनल थियरी दिए थे इसमें 3 स्टेजेस थे। तो इसमें पहला स्टेज था कि एज ऑफ पैलेस्टाइन पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। तो यहाँ पे जो पहला स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि जो अभी जस्ट हम बताए भी थे कि जो हमारी जनसंख्या है उसका जो पहला स्टेज होता है जिसमें बर्थ और डेथ रेट ज्यादा होती है। तो बर्थ रेट तो मतलब फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस ना होने के कारण होती है, लेकिन डेथ रेट के ज्यादा होने का कारण जो है वो फेमाइन होता है। मतलब इस तरीके की कोई आपदा आ गई, कोई बड़ी बीमारी फैल गई तो उसमें ज्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है, इस कारण यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा होती है। तो यहाँ पर इनका देखेंगे तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाई एंड फ्लक्चुएटिंग मॉर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 to 40 ईयर के आसपास, ज्यादातर देखे होंगे तो आजादी के आसपास ज्यादातर लोगों को जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 20 to 40 ईयर्स के आसपास थी। डिजीज प्रोफाइल में इसमें क्या है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, मालन्यूट्रिशन एंड हाई मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो ये चीजें यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में एबेल का जो मतलब ट्रांजिशन थियरी है, एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रांजिशन थियरी है उसमें पहला मतलब जो इसमें डिजीज पहला जो स्टेज है उसमें डिजीज की मेन जो डोमिनेंस होती है वो इन्फेक्टियस डिजीज होती है। जैसे पुराने समय में देखेंगे तो हैजा, कालरा, इस टाइप से चीजें फैलती थी और एक बड़ी पॉपुलेशन को प्रभावित करती थी। तो ये इस तरीके से है। माल न्यूट्रिशन और मैटरनल मॉर्टेलिटी भी इसमें कारण था, और इसका एक रिजल्ट होता था क्या कि स्लो एंड ऑफ्टन इंटरप्टेड बाय हाई मॉर्टेलिटी इवेंट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ वहां पे कम होती थी। अब इनका दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या है कि द एज ऑफ रिसीडिंग पैंडेमिक, ये जो दूसरा स्टेज होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है डिक्लाइनिंग मॉर्टेलिटी रेट, राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 to 50 ईयर्स एंड ग्रेजुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब दूसरा स्टेज जो बताया गया था कि उसमें डेथ रेट तो कम होती है लेकिन बर्थ रेट हाई बनी रहती है। इसमें जो डिजीज प्रोफाइल होती है रिड्यूसिंग इन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर, कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ सम एपिडेमिक बट लेस फ्रीक्वेंट एंड सीवियर। तो एपिडेमिक महामारियां जो है यहाँ भी आती हैं लेकिन वो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है। तो यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ में इसका कारण क्या है, मोर सस्टेन्ड ग्रोथ ड्यू टू लोअर मॉर्टेलिटी रेट्स। ठीक है। फिर तीसरा जो इनका स्टेज है उसमें कहा गया है कि द एज ऑफ डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज। जैसे भी कोरोना काल में देखा गया, चाइना पे आरोप भी लगाया गया कि कोरोना जो है, जो वायरस है वो उनके वुहान लैब में बना हुआ था और वो मैन मेड वायरस था। तो ये जो एबेल की जो थियरी है इसमें इन्होंने तीसरा टॉपिक ही ये बताया था कि एक समय के बाद जो हमारे पास जब साइंस इतना डेवलप कर जाएगा, जब हमारे पास साइंस का विकास इतना हो जाएगा कि वहां पर ज्यादातर बीमारियों को समय रहते कंट्रोल किया जा सके, जो फेमाइन वगैरह की चीजें होती हैं। मतलब महामारियां 90% केसेस में आपको कंट्रोल दिखेंगी, जो मतलब एक वायरल जैसे हैजा, इस टाइप की चीजें जो नेचुरली फैलती थी अपने से। लेकिन अब यहाँ पर उनको जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक देश दूसरे देश की दुश्मनी के कारण जब थियरी पढ़ेंगे तो थियरी में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि जब मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ
बहुत ज़्यादा हो जाएगी, साइंस डेवलप कर जाएगा, तो कुछ मतलब बैड मानसिकता के लोग कुछ इस टाइप की बीमारियां जनरेट करेंगे, जिनको हम डीजेनरेटिव डिजीज कहेंगे, जो जनरेट की जाएंगी और एक बड़ी पॉपुलेशन को प्रभावित करेंगे। तो जैसे कोरोना काल का ही देख सकते हैं कि कोरोना काल में पहले तो बीमारी एक तरीके से कहा जाए कि बीमारी जनरेट की गई, फिर उसका एक सलूशन बताया गया वैक्सीन के माध्यम से, और फिर उसमें कई बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर इधर उधर हेर फेर किया जाता है। तो ये एबल की थियरी में ही पहले एक तरीके से कहा जाए इन्होंने भविष्य बता दिया था। तो अब यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसमें जो इनकी थर्ड जो स्टेज है उसमें लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक में कि लो एंड स्टेबल मॉर्टेलिटी, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लो फर्टिलिटी रेट। तो जो देखेंगे अभी ज़्यादातर देश लो फर्टिलिटी की तरफ ही जा रहे हैं, और ओवरऑल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वर्ल्ड लेवल पे वो घटती जा रही है धीरे धीरे। और डिजीज प्रोफाइल क्या है कि शिफ्टिंग फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज टू क्रोनिक डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। इस केस में मतलब तीसरे में देखेंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है लोगों में, तो इसमें ज्यादातर लोगों को देखेंगे तो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, कैंसर है या डायबिटीज से रिलेटेड बीमारी है, मतलब लाइफ स्टाइल रिलेटेड ही बीमारियां हैं ज्यादातर लोगों को। और उसमें भी कुछ मैन मेड है, मैन मेड जैसे कोरोना टाइप का वायरस। फिर इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है कि स्लोअर ग्रोथ होती है और स्टेबलाइजेशन ड्यू टू लोअर बर्थ रेट एंड लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने जब ये थियरी देने के बाद, जैसा ही बताया जाता है कि हर जब थियरी आ जाती है तो उस पर कुछ ना कुछ रिसर्च होता है, तो इनकी थियरी पे भी रिसर्च हुआ, तो इनको लगा कि इन्होंने जो 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया था, इनसे कुछ छूट गया था 1-2 स्टेप। तो ये आगे जो स्टैटिस्टिशियन या जिनको साइंटिस्ट कहेंगे, जो साइंटिस्ट हुए वो आगे इनकी थियरी को बढ़ाते हैं। तो अगला इसमें चौथी स्टेज लिखते हैं लोग कि द एज ऑफ डिलेड डिजेनरेटिव डिजीज प्रपोज्ड बाय पोलंस और एंड एडल्ट एल्ट। तो यहाँ पे मतलब इनकी जो थियरी थी मतलब ओमान की, इनकी थियरी में चौथा स्टेप ये किसी मतलब ये जो 2 वैज्ञानिक हुए हैं और इनके माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक बताया जाता है कि फ्यूचर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर 70 ईयर्स ड्यू टू एडवांस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन। जैसे देखेंगे जो यूरोपीय कंट्री है वहां पर क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा है, और फिर उसके बाद वहां पर देखेंगे तो मेडिकल और जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज हैं या फिर इनमें टेक्निकल जो एडवांसमेंट है वो काफी इम्प्रूव्ड है। इस कारण से वहां पर क्या है कि जो इनकी थर्ड थियरी में जो मैन मेड एंड डिजेनरेटिव जो बीमारियां बताई थी, जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां बताई गई थी, उनको यहाँ पर डिले किया गया। मतलब चौथी में क्या है कि जैसे कहा नहीं जाता कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है बॉडी का, तो उस केस में क्या है कि थोड़ा सा आदमी एक्सरसाइज वगैरह शुरू करता है तो उसको क्या करता है, उसमें डिले कर देता है। जो मतलब बीमारियां जो 25-30 साल 40 साल की उम्र में होनी है उनको शिफ्ट करके आदमी 55-60 साल तक ले जाता है। तो ये इनकी चौथी थियरी का पॉइंट था, सॉरी थियरी का चौथा पॉइंट था ये। तो और डिजीज प्रोफाइल क्या है, कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज। ध्यान में रखिएगा क्रोनिक डिजीज की डोमिनेंस रहेगी यहाँ पर। और फिर उसके बाद बट विथ डिलेड ऑनसेट एंड रिड्यूस्ड सिवियरिटी ड्यू टू मेडिकल इंटरवेंशन एंड हेल्दियर लाइफ स्टाइल। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ एज बर्थ रेट फॉल्स बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फॉर इन सम रीजन्स। तो यहाँ पर TFR जो है वो कुछ एरियाज में 2.1 से कम हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ तो कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो बीमारियां हैं इनमें भी कुछ एडवांसमेंट, मतलब कुछ इस तरीके की, जैसे हार्ट के लिए हार्ट के बाईपास सर्जरी आ गई है। फिर उसके बाद जो शुगर है या जिसको डायबिटीज कह रहे हैं
उनके लिए भी यहाँ पे कुछ पिल्स या फिर इस टाइप से इंजेक्शन आदि आ गए हैं इंसुलिन के, जिनको लगाकर आदमी ओवरकम कर सकता है इन बीमारियों को। फिर इनमें जो 5वीं स्टेज है, इसमें कहा गया है कि ये लेटर स्कॉलर्स थे, इनका नाम तो थोड़ा सा नहीं मिल पाया, लेकिन जो बाद में इस थियरी पर रिसर्च हुआ उनके माध्यम से इस थियरी को आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि द एज ऑफ हेल्थ रिग्रेशन आर इमर्जिंग डिजीज। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि इसमें कहा गया कि पॉसिबल रिसर्जेंस ऑफ infectious disease, emergence of new disease and health disparity due to environmental changes, antibiotic resistance and socio-economic inequality। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब भविष्य की बीमारियां हैं, वो जो भविष्य में कहते हैं कि आगे जो भविष्य में आने वाली बीमारियां होंगी वो इन्वायरमेंटल कारण होंगे। मतलब कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उस कारण से नई नई बीमारियों का जो है देखेंगे तो जन्म होगा। और ये कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट होगा कुछ लोगों को। जैसे कुछ लोग होता है कि थोड़ा सा बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तो बॉडी को नेचुरली अपने आप रिपीट होने का टाइम नहीं देते, वो कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा लेते हैं। तो उससे क्या है, बॉडी में धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, तो वो आगे चल के किसी और बीमारी के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल दवाएं होंगी वो आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगी। और जब आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगे तो उस केस में डॉक्टर्स आपको हाई डोज की दवाई देंगे। जब हाई डोज की आप दवाई खाएंगे तो उससे किडनी और लीवर फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो एंटीबायोटिक डिजीज होगी या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो डिजीज होगी उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। फिर सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या है कि यहाँ पर देखेंगे तो जो बड़े लोग हैं उनमें इन्वायरमेंटल चेंजेस या फिर जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे ग्लोबल वार्मिंग का, उनका प्रभाव कम होगा, क्योंकि वो पैसा खर्च करके वो चीजें मैनेज कर लेंगे। जैसे अभी आदमी नॉर्मल पानी पीने के लिए क्या है, बिस्लरी या फिर इस टाइप के आरओ का पानी यूज कर लेता है। कुछ दिन में हो सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपको छोटे से बोतल में आपको दे दी जाए कि ये लीजिए भैया, ये शुद्ध हवा है, आप इसको मास्क की तरीके से नाक में लगाइए और सांस लेते रहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है आ जाए, तो उसमें हवा बिकने लगे। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको क्या है कि उनका पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है उनकी बॉडी पे वो कम से कम होगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे जो जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, वो उस बीमारी से ज्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है। तो और इसमें डिजीज प्रोफाइल क्या है कि ये मिक्स ऑफ क्रोनिक एंड इमर्जिंग या रीइमर्जिंग इन्फेक्टियस डिजीज की यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, वेरिएबल होगी डिपेंडिंग ऑन रीजन एंड हेल्थ इंटरवेंशन। तो इस तरीके की चीजें भी होंगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी थियरी एबल की जो है और इसमें जो दो ये पॉइंट आगे जोड़े गए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस पर रिलेटेड आगे भविष्य में भी क्वेश्चन इस यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सिचुएशन व्हेन द नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल चेंजेस इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम। तो टोटल चेंजेस में अगर हम नेचुरल इंक्रीज को हम घटा दें, तो जैसे मान लीजिए कि टोटल जो हमारे पास चेंजेस हैं उसमें हम नेचुरल इंक्रीज को अगर हम घटा दें तो ये हमारे पास नेट माइग्रेशन आ जाता है। ठीक है, नेट माइग्रेशन आ जाता है। जैसे कि अगर किसी शहर की पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक शहर है, इसमें 100 लोग रह रहे हैं और इसमें चेंजेस हुए 15 के, और इसमें पता लगा कि बर्थ और डेथ के कारण जो नेचुरल इंक्रीज हुआ, मान लीजिए कि इसमें 15 लोग इसमें चेंज हुए और उसमें से 4 लोग पैदा हुए और 3 लोगों की डेथ हुई। तो यहाँ पे जो नेचुरल इंक्रीज है ये डिफरेंस इसका हो जाएगा ये 1, और यहाँ पर 15 टोटल था, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये जो 14 है ये आपको नेट माइग्रेशन मिलेगा। ठीक है, टोटल चेंजेस में से अगर नेचुरल इंक्रीज मतलब बर्थ माइनस डेथ का जो डिफरेंस हमारे पास आएगा उसको माइनस करेंगे, ये नेट माइग्रेशन को बताएगा। ठीक है,
तो नेट माइग्रेशन को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है ये एक टर्म होता है जिसमें ये डिफिनेशन में कहा जाता है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिफर्स टू द मेजर ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ए पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और नेशन। तो यहाँ पे इनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे पुराने समय में देखेंगे तो ज्यादातर लोग पेड़ वगैरह लगा के उसमें पुण्य का काम माना जाता था कि आपसे कोई गलती हुई है तो 10 पेड़ लगा दीजिए, आपका वो गलत काम माफ कर दिया जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा, इस तरीके की चीजें बोल ली जाती थी। तो यहाँ पर क्या है कि वही उनका मतलब एक ये कॉन्सेप्ट था कि हम अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को घटाएं। मतलब कहने का ये कि जितना हम अपने जीवन काल में कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मतलब इस टाइप से जो गैसेस होती हैं या जितना हम इनमें एनवायरनमेंट पे प्रभाव डालते हैं या जितना हम उत्सर्जित करते हैं उसको हम अपने से कम करें। मतलब एक आदमी अगर सांस ले रहा है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, या कार या बाइक इस तरीके की जो चीजें यूज कर रहा है उससे जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उतना वो पेड़ लगाकर या उतना इस तरीके की चीजें करके उसको एडजस्ट करे। तो उसको कहा जाता था कि इस व्यक्ति का या इस संस्था का या इस देश का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अच्छा है। मतलब जितना आप कार्बन इमिट कर रहे हैं उसको एडजस्ट करना। जैसे एक अभी जो नया कॉन्सेप्ट 2015-16 की जो पेरिस क्लाइमेट चेंज पर एक सम्मेलन हुआ था उसमें एक बॉन्ड की चर्चा की गई जिसको ग्रीन बॉन्ड कहा गया, कार्बन बॉन्ड भी कहा जाता है। उसमें क्या कहा गया है कि जितनी जैसे फैक्ट्रियां हैं अगर वो कार्बन ज्यादा इमिशन कर रही हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल है जो वर्ल्ड लेवल पे डिफाइंड है या जो उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करती है, अगर उससे ज्यादा कार्बन इमिट करते हैं तो आपको कुछ कार्बन बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। कार्बन बॉन्ड खरीदने का मतलब क्या हो गया कि कुछ आप ऐसी संस्थाओं, ऐसे लोगों से आप कार्बन बॉन्ड खरीदेंगे जिनके पास पेड़ों की संख्या अधिक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन किया किसी साल में और आपका निर्धारित मानक था 70 मिलियन टन, तो 30 मिलियन टन का आपको कार्बन बॉन्ड खरीदना पड़ेगा जिससे आपका जो आपकी संस्था का जो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है वो कम हो सके, मतलब एनवायरमेंटल इफेक्ट कम हो सके। तो उसी पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन उसी से रिलेटेड है, लेकिन मोर इसमें करेक्ट आंसर दूसरा माना जाएगा क्योंकि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन विथ लैंड यूज चेंजेस। लैंड यूज चेंजेस ये एक ब्रॉड एरिया होगा कि लैंड यूज जो हमारे पास, जैसे हम जमीन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन बढ़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द हाईएस्ट एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल एज रिकमेंडेड टू ऑलमोस्ट ऑल इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाईएस्ट एवरेज डेली इंटेक, हाईएस्ट एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल जो होता है इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आंसर है ये दूसरा होगा। दूसरा क्यों होगा? क्योंकि अपर न्यूट्रिएंट लेवल की यहाँ पर चर्चा की गई, हाईएस्ट की चर्चा की जा रही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि रिकमेंड न्यूट्रिएंट इनटेक रिफर्स टू द लेवल ऑफ एसेंशियल nutrient required to meet the need of most healthy individuals. These recommendations can vary based on age, sex, health status and life stage. फिर UL या upper intake level क्या है कि is the maximum daily intake of nutrient that is unlikely to cause adverse health effect for most individual exceeding the you will increase the risk of toxicity and other health issues. तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो एक अपर इनटेक लेवल होता है बॉडी का, जैसे जो विटामिन या फिर जो मिनरल्स हमें चाहिए हैं बॉडी को, उतनी ही संख्या में अगर या उतनी ही मात्रा में अगर हम लें, जिसको यूएल कहा जा रहा है अपर इनटेक लेवल, अगर
उससे ज्यादा हम ले रहे हैं तो बॉडी में टॉक्सिसिटी का कारण बनते हैं और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि यूएल को आपको एक्सीड नहीं करना है। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, EAR। तो इज द डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल एस्टिमेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाफ ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर लाइफ स्टेज और जेंडर ग्रुप। तो यहाँ पर ये टर्म ध्यान दीजिएगा कि हाफ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो एवरेज की बात कर रहा था, एवरेज में आपको पिछला भी बताया था कि एवरेज में क्या है कि एक के आदमी के पास अंडर न्यूट्रिएंट है, मतलब वो न्यूट्रिशन उसको पूरा नहीं मिल रहा, एक को ओवर मिल जा रहा है, दोनों का एवरेज लगभग नियर अबाउट जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उसके आसपास जाता है। तो इसीलिए मैंने पिछली क्लास में ये कहा भी था कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो या लाइफ स्टाइल की बात हो या लाइफ से रिलेटेड किसी चीज की चर्चा हो तो उस केस में हमें मीडियन या मोड को एक बेस्ट एवरेज मानना चाहिए, क्योंकि एवरेज जो सिंपल एवरेज होता है जो मैथमेटिक्स कहती है उसमें क्या है कि एक गांव है जिसमें 99 लोग 1-1 रुपए कमा रहे हैं, एक आदमी 1000 रुपए कमा रहा है, तो 99 आदमी का 99 रुपए और एक आदमी का 1000 रुपए, तो 1099 हुआ और 100 से डिवाइड करेंगे 10.99 एवरेज आएगा। और 10.99 एवरेज देखेंगे कोई नहीं कमा रहा है। तो 99% जो पॉपुलेशन है अगर वहां पर देखेंगे तो 99% गांव की या फिर उस जो भी स्थान है उसकी पॉपुलेशन अंडर न्यूट्रिएंट मतलब एक गरीबी में जीवन जी रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और एक आदमी 1000 रुपए कमा रहा है तो उसका जो है लाइफ स्टाइल अन्य की तुलना में बहुत अच्छा होगा। लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज लाइफ स्टाइल अच्छा माना जाएगा वहां का। तो इसलिए एक आदमी पूरे रीजन को प्रभावित कर दे तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए मीडियन या मोड को एक बेस्ट एवरेज इस केस में मानना चाहिए कि ज्यादातर लोगों के पास जो सुविधाएं हैं हम उनको अपना एवरेज माने, ना कि किसी एक आदमी के माध्यम से पूरा डेटा प्रभावित कर दें। तो एडिक्वेट इनटेक क्या होगा, AI इज रिकमेंडेड एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड or experimentally determined approximated to or estimate of nutrient intake by a group of healthy people। तो ये adequate की ये definition थी। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, which of the following method is used for adjustment of data for dual recording system। तो dual recording system जो है चंद्रशेखरन और डेमिंग का ये फार्मूला था और इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि दिस मेथड यूज्ड फॉर adjustment of data for dual recording system। और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि this method is also known as Deming redesigned method। तो ये इसमें क्या कहा गया कि डुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम को हमें इग्नोर करना है। जैसे भारत में अगर जनगणना कभी भी होगी तो उसमें कोशिश ये किया जाएगा कि एक आदमी की का रिपीटिशन ना होने पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार डिसाइड किया हुआ है कि हम आधार बेस्ड जनगणना कराएंगे, जिससे क्या है कि मतलब उसमें डुअल रिकॉर्डिंग की संभावना को कम किया जा सके। पता लगा एक आदमी गांव में भी रह रहा है, शहर में भी उसका घर है, दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया तो उसमें एडवर्स इफेक्ट पड़ता है या एक तरीके से पॉलिसीज इफेक्ट होती हैं और बाकी आगे के जो कुछ उसमें रिजल्ट होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि चंद्रशेखरन डेमिंग मेथड जो है काम कैसे करता है। तो पहले डेटा कलेक्शन होता है। डेटा कलेक्शन कैसे होता है, 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन में क्या करते हैं, दोनों डेटा को हम कंपेयर करते हैं और उसमें डिस्क्रिपेंसीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसमें जो त्रुटियां हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एक एडजस्टमेंट फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व करते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है ये उस डेटा के लिए। और फिर उसके बाद इसके माध्यम से हम जो डुअल रिकॉर्डिंग है उसको हम दूर करते हैं। ठीक है, फिर एस्टिमेशंस आ जाते हैं। फिर ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्थ इंटरवल बिटवीन सर्वे पॉइंट एंड फॉलोइंग बर्थ इज कॉल्ड।
तो यहाँ पे सर्वे पॉइंट, सपोज करिए कि आज हम किसी चीज का सर्वे करने जा रहे हैं, यहाँ से लेके जो फॉलोइंग बर्थ है, मतलब अगली बर्थ है जो, इसके बीच का जो इंटरवल होगा ये हमारा ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि आगे फॉलोइंग बर्थ मतलब अगली बर्थ कब होगी किसी को पता नहीं होता, तो अगली मतलब अपर लिमिट ना होने के कारण ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, अगला है इसमें, अच्छा एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि ओपन बर्थ इंटरवल रिफर्स टू द टाइम पीरियड बिटवीन द मोस्ट रिसेंट बर्थ and point of survey. This interval is considered as open because it extend from most recent birth up to present time. ठीक है, and does not yet have subsequent birth to mark it in. फिर closed birth interval क्या होता है कि the period between two successive live birth. This interval is closed because it identified start and end मार्क्ड बाय द बर्थ ऑफ टू चिल्ड्रन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंट्री इज 0.7, द वैल्यू ऑफ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट फॉर सेम कंट्री इज 3.5, तो फाइंड आउट नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो इस केस में आप देखेंगे तो नेट रिप्रोडक्शन रेट का एक फार्मूला होता है, एन आर आर इज इक्वल टू जी आर आर इंटू सर्वाइवल रेट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वाइवल रेट मतलब एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो सॉरी ये हो जाएगा 3.50 इंटू 0.7, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.45। ठीक है, पहला आंसर। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और आगे अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिफाइन इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज। तो इंसिडेंस रेट जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंस रेट क्या हो जाएगा, इज मेजर्ड यूज इन एपिडेमियोलॉजी टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज अकरिंग ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ डिफाइंड टाइम पीरियड। इसको कोरोना काल में देखे होंगे कि इंसिडेंस रेट और एक तरीके से कहा जाए कि जीरो केस जिसको कहा जाता है, मतलब जहां से बीमारी स्टार्ट हुई थी, उन सब की चर्चा काफी कोरोना काल में चर्चा में थी, इसलिए 2023 के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। और इंसिडेंस रेट क्या है यहाँ पे कि मेजर द रेट ऑफ न्यू केसेस इन ए पॉपुलेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। फिर प्रीवेलेंस रेट एक होती है, इसमें क्या कहा जाता है कि मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस न्यू प्लस एग्जिस्टिंग। ध्यान में रखिएगा प्रीवेलेंस में क्या होता है, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग दोनों केसेस की चर्चा करते हैं इन ए पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चौथा इसका आंसर हो जाएगा कि द रेट एट विच वन सेट ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन ऑकर्स। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर हाई प्रीवेलेंस ग्रुप ऑफ स्टेट फॉर HIV इन्फेक्शन इन इंडिया। तो जो हाई इन ये होता है क्या बोलते हैं, हाई प्रीवेलेंस रेट। तो हाई प्रीवेलेंस रेट की जब चर्चा करेंगे तो यहाँ पर 5% से ज्यादा प्रीवेलेंस रेट होना चाहिए एमंग हाई रिस्क पॉपुलेशन, और 1% से अधिक प्रीवेलेंस इन एंटीनेटल वुमेन होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर इस कंडीशन जब ये लागू होती है तो इसको कहा जाता है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो हाई प्रीवेलेंस ग्रुप का पार्ट है। तो प्रीवेलेंस फिर से हम डिफाइन कर दिया गया है कि मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस इन ए पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और ये इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स हैज डिजिट प्रेफरेंस ऑफ 0 to 5। तो ये मेयर्स का फॉर्म होते हैं, और मेयर्स और विपल ये दोनों केसेस होते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पर जब डिजिट प्रेफरेंस की बात होती है
तो यहाँ पर 0 to जब 5 की बात करते हैं तो ये मेयर्स के केस में ज़्यादा यहाँ पे इसको लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि मेयर मीन इसको कहा जाता है, मेयर इंडेक्स को आल्सो मेयर मीन कहा जाता है। और ये डिफाइन कैसे होता है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है मतलब मेयर्स इंडेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे चर्चा की गई है कि अगर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल है ये, और टोटल नंबर ऑफ बर्थ अगर 500 है और वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अगर ये 2000 है, तो इसका यूज करके हम ये मेयर इंडेक्स निकाल सकते हैं। और दिस रिजल्ट इम्प्लाइज दैट ऑन एवरेज देयर आर 0.25 बर्थ पर वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन पॉपुलेशन विद इन द गिवन ईयर। तो अब इसमें मेयर इंडेक्स का यूज क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि एनालाइजिंग बर्थ इंटरवल एंड फर्टिलिटी पैटर्न इन द पॉपुलेशन, तो इसकी चर्चा होती है। और फिर ये जो डेटा होते हैं इनका अदर पॉलिसीज में यूज होता है। और फिर इसके बाद एज सेक्स रेशियो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एज सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ मेल इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इन दैट एज ग्रुप और इनटू 100। तो ये जो होता है ये एज इस सेक्स रेशियो होता है। और इसका इंटरप्रिटेशन में क्या है कि स्कोर अगर 100 इसका आ रहा है तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर ये 100 है तो ये इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन दैट एज ग्रुप है। और फिर उसके बाद अगर एबव 100 है तो हायर नंबर ऑफ मेल्स है, और 100 से कम है तो हायर नंबर ऑफ फीमेल्स है। और इस तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द मेन सोर्स ऑफ एरर इन डेमोग्राफिक डेटा जनरली अकर्स। तो जनरली अकर्स इसमें क्या होता है कि इसमें देखेंगे तो कवरेज और नॉन सैम्पलिंग एरर आती है। तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, दिस इज बिकॉज कवर एवरेज एंड नॉन सैम्पलिंग एरर आर indeed major source of error in demographic data. Coverage error refers to issues such as undercounting or overcounting segment of the population, while non-sampling error include the variety of other errors like response errors, data entry errors and processing errors, so that are not related to sampling। तो इस तरीके की जो एरर आती हैं उनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। अब इसके बाद यहाँ पर दो टेबल्स दी गई हैं और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन टेबल्स के लिए क्या उचित है, मतलब इन विच सिचुएशन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग वुड बी प्रेफर्ड। तो किस केस में हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड और किस केस में हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज होगा। ठीक है, तो सिचुएशन ए पहले सिचुएशन की बात कर रहा है। तो the income level within each cluster vary significantly. Cluster appears to be internally heterogeneous। और इसमें ये पहला जो सेगमेंट दिया गया है उसमें इंटरनली हेट्रोजेनिटी दिख रही है, और क्लस्टर 1 और क्लस्टर 4 में, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो वेरिएशन काफी ज्यादा है। ठीक है, और फिर सिचुएशन बी में क्या है कि इनकम लेवल विद इन ईच क्लस्टर इज मोर सिमिलर है। और फिर इसके बाद देखेंगे क्लस्टर अपीयर टू बी इंटरनली होमोजेनियस बट डिफर सिग्निफिकेंटली बिटवीन क्लस्टर्स। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला और ये जो अलग अलग क्लस्टर्स हैं जो बनाए गए हैं वो इंटरनली तो होमोजेनियस हैं, लेकिन बिटवीन अगर बात की जाए तो वो क्लस्टर्स हेट्रोजेनियस हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो प्रिफर्ड व्हेन each stratum is homogeneous internally and heterogeneous with respect to other strata। तो उस केस में हमारे पास हम यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे। बेस्ट सिचुएशन फॉर बी, ये बी के लिए, बी में मतलब हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे विद इन ईच क्लस्टर। इनकम आर मोर सिमिलर व्हाइल बिटवीन क्लस्टर इनकम्स आर डिफरेंट। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज कहाँ करेंगे, प्रिफर्ड when each cluster is heterogeneous internally and clusters are homogeneous with respect to each others। मतलब
कि ये क्लस्टर अगर अपने आप में इंटरनली हेट्रोजीनियस हैं और वो क्लस्टर्स एक दूसरे से बिटवीन होमोजीनियस है, उस केस में हम क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हैं और ये ए सिचुएशन के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ स्पार्शियल ओवरले। तो स्पार्शियल ओवरले का जो यहाँ पर कारण है वो बताना है आपको। तो स्पार्शियल ऑटो कोरिलेशन एंड डाउन स्केलिंग आर नॉट कंसीडर्ड एलिमेंट ऑफ स्पार्शियल ओवरले, और बाकी जो 3 पोर्शन है वो यहाँ पर BCD ये मतलब स्पार्शियल ओवरले के पार्ट हैं ये, और ये स्पार्शियल ओवरले के पार्ट नहीं है, तो BCD जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी है उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर पर्पजिव सैंपलिंग होती है, ये सैंपलिंग नहीं होती है, और ई हटाते ही आप देखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा दूसरा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपलिंग की बात की जा रही थी, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं ताकि अगले जो पेपर में आए इसको हम सॉर्ट कर सके। वहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज ए नोन नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, एवरी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। और सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या है कि एवरी kth मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। फिर इसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, इसको डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स स्ट्रेटा, सिलेक्ट रैंडम सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच इंडिविजुअल इज सेम। फिर इसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या है कि डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स यूजुअली जियोग्राफिकल एंड रैंडमली सेलेक्ट इंटायर क्लस्टर। मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, कंबाइन सेवरल सैंपलिंग मेथड्स टाइपिकली इन्वॉल्व मल्टी स्टेज और मल्टी स्टेज ऑफ रैंडम सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि इसमें किसी भी मतलब यूनिट के या किसी भी मेंबर के सिलेक्ट होने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी पे नहीं डिपेंड करती, इक्वल चांस इनके पास नहीं होता सिलेक्शन का, तो वहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग है, तो सैंपल आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन अवेलेबल एंड ईज ऑफ एक्सेस। कन्वीनियंस मतलब अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जजमेंट सैंपलिंग या पर्पजिव सैंपलिंग है। इसमें क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पहले हम रिजल्ट डिफाइन कर लेते हैं कि हमें ये रिजल्ट लाना है, उसके साथ उसके हिसाब से यहाँ पर सैंपल जजमेंट सैंपलिंग या पर्पजिव सैंपलिंग में सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे सपोज करिए कि भारत की पॉपुलेशन अगर दिखाना हो कि भारत में मिडिल क्लास कोई नहीं है, सारे जो है जो मतलब भारत को लोअर मिडिल क्लास इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है। अगर भारत को कहा जाए कि ये हायर इनकम कंट्री, हायर इनकम मतलब पर यूनिट जो लोग हैं या पर मेंबर जो लोग हैं उनकी जो इनकम है हायर है, यूरोप की कंट्रियों के बराबर है, तो वहाँ पर सैंपल्स अगर हमें लेने होंगे तो फिर साउथ दिल्ली और इस तरीके के पॉस एरिया से लेने पड़ेंगे यहाँ पर जिनकी इनकम अधिक होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पर्पजिव सैंपलिंग में हमारे पास रिजल्ट डिफाइन होता है, उसके हिसाब से सैंपल लिए जाते हैं। कोटा सैंपलिंग में क्या है, कुछ कोटा निर्धारित कर देते हैं सबका कि फला कोटा के लोग इतने आएंगे, जैसे आरक्षण का मुद्दा है। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या है कि स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट रिक्रूट फ्यूचर सब्जेक्ट फॉर एमंग देयर एक्वेटेंस यूजफुल फॉर हार्ड टू रीच और हिडन पॉपुलेशन। तो स्नोबॉल सैंपलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। एक्सपर्ट सैंपलिंग क्या है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सपर्ट कुछ स्पेशल फील्ड से। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और आंसर सेकंड हो जाएगा। लिस्ट ऑफ मेजर इनिशिएटिव, अगला क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ मेजर इनिशिएटिव्स व्हिच आर स्टार्टेड एज पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन था उसमें किसकी यहाँ पे चर्चा की गई थी, किसकी नहीं की गई थी, उनकी बातें हैं। तो आशा प्रोग्राम था यहाँ पर,
फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जननी सुरक्षा योजना उसके तहत लॉन्च की गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना का एम क्या था कि मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी को हमें कम करना है बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल बर्थ। फिर उसके बाद नेशनल मोबाइल यूनिट की बात हो गई थी, रोगी कल्याण समिति या पेशेंट वेलफेयर कमेटी की बात हुई थी इसमें। फिर विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी की चर्चा हुई, इसमें इन्वॉल्व किया गया, जिसमें टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। फिर अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन फ्लेक्सी पूल की चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि इसमें एक पूल बनाएंगे, मतलब एक तरीके का फंडिंग हम रेज करेंगे जो इस प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे। फिर नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव की चर्चा की गई। फिर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को भी इसमें शामिल किया गया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को शामिल किया गया। फ्री ड्रग सर्विसेज एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज को भी इसमें शामिल किया गया और नेशनल आयरन इनिशिएटिव को भी शामिल किया गया। तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा ए, बी और डी। पेशेंट वेलफेयर कमेटी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को शामिल इसमें नहीं किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। तो ये रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक स्पेशल मिशन था। और जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसमें क्या है कि इसमें केवल गांव भर नहीं शामिल होगा, इसमें शहर और गांव दोनों शामिल होंगे। तो इसलिए सी को हटा दिया जाएगा और सी को हटाते ही यहाँ पर हमारे पास ये विकल्प और ये विकल्प कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ए या ई को किसको शामिल करेंगे, तो ए, बी और डी को हम शामिल करेंगे, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ई आंगनबाड़ी भी इसमें शामिल नहीं थी। आंगनबाड़ी में क्या है कि हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो आशा बहन जी होती हैं, इनके माध्यम से इन प्रोग्राम को रन किया जाता है गांव स्तर पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हु आर द फूड सिक्योरिटी एजेंट इन इंडिया। तो इसमें फूड सिक्योरिटी एजेंट की बात की गई है और फूड सिक्योरिटी एजेंट कौन कौन होते हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास फार्मर होता ही है और कल्टीवेटर भी होता है। फार्मर, कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें लैंड जो है, ये फूड सिक्योरिटी, ध्यान में रखिएगा, फूड सिक्योरिटी एजेंट की बात कही जा रही है, तो इसमें लैंड को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ई के हटते ही आपका चौथा विकल्प आंसर हो जाएगा। और इसमें आप लोग एक क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंड है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। फूड सिक्योरिटी की बात है, फूड मतलब क्या है कि हमारे पास जमीन से उत्पादित होकर जब फूड हमारे पास आ गया, तो इसकी सिक्योरिटी की बात है। सिक्योरिटी में क्या है कि फार्मर इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वही उसी के माध्यम से सारी ये चीजें यहाँ पे आती हैं। कल्टीवेटर भी इन्वॉल्व होता है, एग्रीकल्चर लेबर इन्वॉल्व होते हैं, कंज्यूमर इसमें इसलिए इन्वॉल्व होते हैं कि कहा नहीं जाता कि खाने को थाली में उतना ही ले जिसने बचे ना, कोई भूखा ना सोए, कोई इस तरीके की चर्चाएं करते हैं लोग। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर कंज्यूमर एक इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर होता है, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्टेज वहीं पे होती है फूड की, तो इसलिए इसको शामिल किया जाता है और लैंड को शामिल नहीं किया जाता। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि आल्दो लैंड क्या है कि आल्दो इट इज ए वाइटल रिसोर्स फॉर फूड प्रोडक्शन बट इट इज नॉट एन एजेंट इन सेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेंट। एक्टिव पार्टिसिपेंट की बात हो रही है यहाँ पर इन द प्रोसेस ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है एसडीजी गोल्स में कौन से शामिल हैं। तो एसडीजी गोल में देखेंगे तो हमारे पास शामिल है ये जीरो हंगर और हेल्थ की बात की गई है। और इसके साथ साथ देखेंगे तो जब 17 एसडीजी गोल्स दिए गए तो उन 17 एसडीजी गोल्स में देखेंगे तो क्लीन इन्वायरमेंट का मतलब
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन उसमें एक शब्द लिखा गया था, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो 17 गोल्स हैं उसमें जीरो पॉवर्टी नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर इंडेक्स है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, फिर उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। क्लीन इन्वायरमेंट की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। हाँ, इसमें क्लाइमेट एक्शन ग्रुप की जरूर चर्चा की गई है। और उसके साथ आगे जब जाएंगे तो इसमें लाइफ ऑन लैंड का एक टॉपिक दिया गया है जिसमें इन्वायरमेंट की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पर एसडीजी गोल में देखेंगे तो यहाँ पर एक सेकंड इसका थोड़ा सा आंसर जो है CDE हो गया 3। तो इसमें देखिए CDE नहीं भाई, इसमें जीरो हंगर तो इन्वॉल्व है, जीरो हंगर इन्वॉल्व है, ए रहेगा तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। और फिर उसके बाद अब बी गुड हेल्थ एंड वेलबींग शामिल है। और उसके बाद देखेंगे ई क्लीन इन्वायरमेंट, तो ये क्लीन इन्वायरमेंट की बात नहीं की गई, लाइफ ऑन लैंड की बात की गई है, तो ये वन आंसर होगा। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा इसमें कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि which among the following are component of the impact formula proposed by Enrich। तो अगला इम्पैक्ट फार्मूले की बात हो रही है, तो इम्पैक्ट फार्मूला क्या होता है कि आई पैट इसको बोला जाता है। तो आई इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू टी। ठीक है, तो यहां पर आई क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, पी है पॉपुलेशन, ए है एफ्लुएंस और टी है टेक्नोलॉजी। तो आप इसमें देखेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा फिर तीसरा आएगा। तीसरा क्या है, एफ्लुएंस एरिया है, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और रिसोर्स डिप्लीशन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए तीसरा आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इको सिटी मॉडल फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो इको सिटी मॉडल जो भी होता है हमारे पास, इसमें क्या कहा जाता है कि हमारे जो शहर हैं इस तरीके से होने चाहिए कि वो सेल्फ रेजिलिएंट हो या सेल्फ सस्टेनिंग हो। तो सेल्फ सस्टेनिंग होने चाहिए और उसमें मिनिमम वेस्ट यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट जनरेशन जो है वो कम से कम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसिव लैंडस्केपिंग ये नहीं शामिल होता, क्योंकि किसी भी शहर में जमीन महंगी है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर हमारा जो शहर है वो मतलब इको फ्रेंडली है। ठीक है, फिर रेजिलिएंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी इसमें शामिल होता है। तो ए बी सी यहाँ पर आंसर होगा हमारा। हाँ, ए बी सी यहाँ पर आंसर होगा, तीसरा हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर एन इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ माइग्रेशन। तो ध्यान में रखिएगा कि मेथड्स दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं माइग्रेशन के। और उसमें पूछा जा रहा है कि इनडायरेक्ट माइग्रेशन कौन सा होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो माइग्रेशन मैट्रिक्स होता है ये डायरेक्ट मेथड होता है। सेंसस सर्वाइवल रेशियो या माइग्रेशन रेट मेथड जो होता है ये भी डायरेक्ट मेथड होता है। तो ए और डी हटाएंगे, ए को हटा देंगे तो अपने आप जो है यहाँ पे बीसी आपके पास आंसर हो जाएगा। सेंसस सर्वाइवल रेशियो और वाइटल स्टैटिस्टिक मेथड जो होता है ये दोनों इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की बात की गई है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक सेकंड
अच्छा हाँ, ठीक ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइग्रेशन रेट मेथड जो होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड में शामिल होता है। तो मतलब क्या कि यहाँ पे जो माइग्रेशन रेट ऑफ मेथड है, ये डी वाला, डी का पोर्शन देखिए, माइग्रेशन माइग्रेशन मैट्रिक्स तो डायरेक्ट मेथड होता है, लेकिन माइग्रेशन रेट मेथड जो होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पे होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज अप्लाइड, बट यूजुअली इन्वॉल्व डायरेक्ट एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अब डिपेंड करता है कि आंसर में माना क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा कि फिर ए माइग्रेशन मेथड है। तो माइग्रेशन मेथड क्या है इसमें, कि यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो माइग्रेशन मेथड मैट्रिक्स में क्या है कि इट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग माइग्रेशन बाय ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। तो ए यहाँ पे तो ऐसे भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड पूछा गया है। ठीक है, तो सेंसस सर्वाइवल रेशियो और वाइटल स्टेटिस्टिक्स जो मेथड है ये दोनों हैं, और डी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों हैं। तो हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है ए बी डी करके, तो सॉरी बी सी डी करके, तो यहाँ पे बी सी है, इसलिए हम इसी को आंसर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा आंसर होगा बी सी ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन रहेंगे उनको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ माइग्रेशन अमंग द फॉलोइंग फॉर्म डायस्पोरा कम्युनिटी। डायस्पोरा कम्युनिटी क्या होती है कि ये मेनली माइग्रेंट लोगों से रिलेटेड होती है, और माइग्रेंट लोगों से इसलिए रिलेटेड होती है कि इसमें हम माइग्रेशन की बात करते हैं, और माइग्रेशन में मेन हमारे पास क्या होता है कि जो लोग विस्थापित होकर विदेशों पर बस जाते हैं तो उनको इंडियन डायस्पोरा, चाइनीज डायस्पोरा, इस तरीके से अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी जाते हैं तो वो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी से जरूर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो विदेश है, जो देश है, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो, तो वहां पर भारत का उस देश के साथ रिलेशन अच्छा बनाने में इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी जो है उसका एक अहम रोल होता है। उन्हीं के बिहेवियर पे डिपेंड करता है देश का मतलब जो सेंटिमेंट है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ के लोग जाके वहां पे कुछ गलत काम करने लगे तो वहां पे तो आदमी नहीं बदनाम होगा, टोटल इंडियंस बदनाम होंगे कि इंडियंस ऐसे होते हैं, इंडियंस वैसे होते हैं। तो इसीलिए जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो ज्यादातर केस में वो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी को संबोधित भी करते हैं, और वहां पे उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर जो संबंधित आपका डेस्टिनेशन है वहां पर उनके डेवलपमेंट में किस तरीके का रोल अदा करना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी में इसमें कौन शामिल नहीं होता है, सॉरी कौन शामिल होता है उसकी चर्चा यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डायस्पोरा जो कम्युनिटी है उसमें यहाँ पर कितने टाइप के लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से हैं हमारे पास। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल माइग्रेंट है, परमानेंट है, रिफ्यूजी भी उसी में शामिल होते हैं। रिफ्यूजी भले ही लीगल तरीके से जाते हैं लेकिन शामिल होते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन डायस्पोरा कम्युनिटी का भाग नहीं होता कि भारत में यूपी से लोगों को एमपी में बसा दिया जाए, एमपी से झारखंड में कहीं मूव कर दिया जाए, तो वो डायस्पोरा कम्युनिटी का पार्ट नहीं होता। और साइक्लिंग मोबाइल जो होता है, जो लोग 2-4 महीने के लिए कहीं गए फिर उसके बाद वो चले आए, फिर गए फिर चले आए, तो ये साइक्लिंग मूवमेंट होता है वो भी डायस्पोरा कम्युनिटी का भाग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये ABC होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, माइग्रेंट विद इन डायस्पोरा कम्युनिटी कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज देयर रीजन फॉर माइग्रेशन, देयर लीगल स्टेटस, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयर जनरेशनल स्टेटस। तो पहला इकोनॉमिक माइग्रेंट होते हैं, इसमें लेबर माइग्रेट करते हैं, स्किल माइग्रेशन होता है, एंटरप्रेन्योर्स जाते हैं किसी अदर देश में। फिर दूसरा है क्या, फैमिली रीयूनिफिकेशन माइग्रेंट होते हैं। इसमें क्या है कि कुछ लोग फैमिली के किसी और देश में हैं, कुछ लोग किसी और देश में हैं, तो वो कहीं एक जगह जाके सेटल होते हैं, तो उसको कहा जाता है फैमिली रीयूनिफिकेशन। ठीक है, तो अगला क्या है कि रिफ्यूजी एंड असाइलम जो सीकर होते हैं ये भी डायस्पोरा कम्युनिटी का भाग होते हैं।
एजुकेशनल माइग्रेंट भी डायस्पोरा कम्युनिटी के भाग होते हैं। जैसे कहीं देखेंगे अमेरिका वगैरह जाते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज में माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ स्टूडेंट वगैरह से मिलते हैं, तो वो माइग्रेशन जो होता है वो एजुकेशनल माइग्रेंट होते हैं। जैसे उनको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे तो वो उसकी चर्चा करते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं। फिर टेम्पररी माइग्रेंट होते हैं जो सीजनल वर्कर होते हैं, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, ये भी शामिल होते हैं। परमानेंट रेजिडेंट एंड नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं, जो परमानेंट वहाँ पे रह रहे हैं या नेचुरलाइज्ड सिटीजन हैं, कि माइग्रेंट हु हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप इन होस्ट कंट्री। जैसे फिजी वगैरह देखेंगे या अमेरिका वगैरह देखेंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाके वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो उनको नेचुरलाइज्ड सिटीजन बोला जाता है वहाँ का, कि नेचुरल तरीके से उनको सिटीजनशिप दे दी गई है। फिर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट होते हैं, तो ये ओवर स्टेड होते हैं, लीगल एंट्रेंस होते हैं। और फिर उसके बाद जनरेशनल स्टेटस होता है, फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट, सेकंड जनरेशन माइग्रेंट। तो इसमें इंडिविजुअल हु बॉर्न इन वन कंट्री एंड माइग्रेट टू अनदर, तो ये फर्स्ट जनरेशनल माइग्रेंट होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशनल माइग्रेंट होते हैं, जो इनके बच्चे वहां पर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड जनरेशनल होते हैं, इसमें क्या है कि फिर ये भी फर्दर इनके जो अगली सक्सेसर होते हैं वो कुछ कारणों से माइग्रेट करते हैं। फिर रिटर्न माइग्रेंट होते हैं, इसमें वॉलंटरी रिटर्नीज और इनवॉलंटरी होते हैं। फिर सर्कुलर माइग्रेशन, ध्यान में रखिए मोबाइल और सर्कुलर में अंतर होता है। सर्कुलर क्या होता है कि मतलब मोबाइल में क्या होता है कि उनका कोई एक फिक्स स्थान नहीं होता, यहाँ वहाँ ताम झाम, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग अपने ही गांव वगैरह में देखेंगे आसपास, तो 2 महीने के लिए दिल्ली गए कमाने के लिए, फिर उसके बाद वहां से लौट आए, फिर मुंबई चले गए कमाने के लिए, फिर मतलब वो जगह बदलते रहते हैं, तो उनको मोबाइल माइग्रेंट बोला जाता है। लेकिन जो साइक्लिक माइग्रेंट होते हैं वो एक सीजन में वहां पे जाते हैं, काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको शामिल किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच among the following is major risk factor for maternal mortality in developing countries। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी को हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी के लिए मेजर रिस्क फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है फोर्थ है ABCD, और इसमें क्या है कि लैक ऑफ प्रीनेटल केयर, ये मैटरनल मॉर्टेलिटी को प्रभावित करता है। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो होती हैं, जब से भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो MMR, भारत में मैटरनल मॉर्टेलिटी घटी है, ठीक है। फिर अनसेफ एबॉर्शन जो होता है ये भी इसको प्रभावित करता है, कि अगर अनसेफ एबॉर्शन आप करा रहे हो तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहां पर महिला के डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर सोशल इनइक्वलिटीज, इसकी भी बात होती है कि महिला पुरुष को जो है मतलब बराबरी का राइट होना चाहिए, इसकी भी चर्चाएं होती हैं, तो ये भी मैटरनल मॉर्टेलिटी को प्रभावित करते हैं। फिर कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर की भी यहाँ पर चर्चा नहीं करते मैटरनल मॉर्टेलिटी के रिस्पेक्ट में। अब अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज काज ऑफ डेथ बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो काज ऑफ डेथ की यहाँ पे बात की गई है, तो काज ऑफ डेथ में यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब शामिल की जाती है। तो इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइज काज ऑफ डेथ यूजिंग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD। The ICD is a globally recognized system for coding a wide range of disease, disorder, injuries and other health conditions, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इन्फेक्टियस एंड पैरासाइटिक जो डिजीज होती है वो उनको शामिल किया जाता है, और इसमें मेन होती है HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड वायरल हेपेटाइटिस। फिर नियोप्लाज्मा मतलब कैंसर के कारण जो मतलब यहाँ पे डेथ होती है। फिर उसके बाद ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड इम्यून डिसऑर्डर, इसका भी यहाँ पे शामिल किया जाता है काज ऑफ डेथ में ICD में। और फिर इसके बाद इंडोक्राइन
न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिजीज, तो इसमें क्या है डायबिटीज, थायराइड वगैरह जो होती हैं इनकी चर्चा होती है। फिर उसके बाद मेंटल, बिहेवियरल एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसकी भी चर्चा मतलब उसमें आईसीडी में शामिल किया जाता है। काज ऑफ डेथ में नर्वस सिस्टम डिजीज, इसमें क्या है अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज वगैरह होती है। अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज देखेंगे तो न्यूरो डिजीज होती है। पार्किंसन में क्या है कि लोगों का मतलब अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रह जाता एक तरीके से कहा जाए तो। आई एंड एडनेक्सा डिजीज, तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट और ग्लूकोमा या फिर कंजक्टिविटीज जो रिलेटेड बीमारियां होती है जो डेथ का कारण होती हैं उनको शामिल किया जाता है। ईयर एंड मास्टोइड प्रोसेस डिजीज, इसमें क्या है कि ऑटिटिस मीडिया और हियरिंग लॉसेस की जो बीमारियां होती है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज होती हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज होती हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज होती हैं जो लीवर वगैरह से रिलेटेड होती है। फिर स्किन एंड सब कंटेजियस जो टिश्यूज डिजीज होती हैं वो भी शामिल होती हैं इसमें। फिर मस्कुलर सिस्टम, फिर कनेक्टिविटी टिश्यू, इस तरीके की जो बीमारियां होती है। फिर बहुत सारी ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं। और फिर एक्सटर्नल काज की बात की गई है। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, तो मतलब ये बहुत सारे हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है ये थर्ड ऑप्शन है। हाँ, थर्ड ऑप्शन ए, बी और सी है। तो ये हमारे पास कम्युनिकेबल इंजरी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉट क्लासिफाइड और सीजनल डिजीज को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता। ध्यान में रखिएगा सीजनल जो बीमारियां होती हैं जैसे मौसम चेंज हुआ, जुकाम बुखार, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं उनको काज ऑफ डेथ में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि वो इतना डेडली होती भी नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड फॉर पॉपुलेशन पिरामिड। तो डेटा कलेक्टेड फॉर पॉपुलेशन पिरामिड की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। तो उसमें क्या है कि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि एज सेक्स स्ट्रक्चर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि जो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, जो भी इस टाइप से हमारा ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पर एज को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर इस पे सेक्स, फिर इधर एक टाइप मेल एक तरफ फीमेल, इस तरीके से कुछ यहाँ पे ग्राफ बनाया जाता है। तो इससे क्या है एज और सेक्स स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है। हर एक एज के करस्पॉन्डिंग उसका मतलब मेल फीमेल कितने हैं, तो एज सेक्स स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इससे नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन पिरामिड है, इसमें पॉपुलेशन पिरामिड में पॉपुलेशन ट्रेंड को बताया जाता है ना कि मोर्टेलिटी को। तो यहाँ पे बी जैसे हटेगा ये दो विकल्प आपके कट जाएंगे। ठीक है, फिर सेक्स स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बताया जा सकता है। सेक्स स्ट्रक्चर मतलब ए और डी शामिल होगा, तो ए और डी दोनों में है, सी और ई में आपको बताना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यहाँ पर एट बर्थ इसकी चर्चा यहाँ नहीं करते और डी को सी को यहाँ पे शामिल करते हैं। तो ए सी डी ये आंसर होगा और ये कट जाएगा। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या हो गया कि आपके पास 60 या 65 प्लस जो पॉपुलेशन है और अपॉन 0 टू जो 15 टू 59 या फिर 64 जो भी एज कहिए, उस पे जो भी मतलब डिपेंडेंसी रेशियो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब पॉपुलेशन पिरामिड से। और पॉपुलेशन पिरामिड की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि एज ग्रुप वाइज यहाँ पे चीजें बताई जा सकती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पिरामिड की चर्चा की जा रही है एक्सपेंसिव पिरामिड, कंस्ट्रक्टिव पिरामिड और स्टेशनरी पिरामिड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास शेप होता है इसका यहाँ पे वाइड बेस एंड नैरो टॉप होता है। मतलब इसका बेस जो है यहाँ पे जो बेस होगा वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, फिर उसके बाद जो
यहाँ पे ये चीजें हैं नैरो होगी, इसको एक्सपेंसिव पिरामिड हम कहेंगे, और बीच में इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये डेटा आएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पिरामिड में क्या है, नैरो बेस एंड वाइड मिडिल होता है, तो मतलब एक पिरामिड कुछ इस तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे बेस नैरो होगा, ये बीच का एरिया जो है वो चौड़ा होगा, मतलब इसमें संख्या ज्यादा होगी लोगों की, और इस तरीके से उसका इंडिकेटर क्या है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होगी, और एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पर, तो उसको कंस्ट्रक्टिव पिरामिड कहा जाएगा। मेनी डेवलप कंट्रीज जो है इसमें शामिल होती हैं। और इस वाले में क्या है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है यंग लोगों की, तो एक्सपेंसिव पिरामिड जैसे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल की हो, तो मैंने डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत जैसे देश को यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। यहाँ पर यूरोपीय कंट्री है। इस स्टेशनरी में क्या है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। रेक्टेंगुलर का शेप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सब कुछ एक ऐसे बन जाता है, मतलब नीचे से ऊपर ग्रोथ जो है एकदम सेम होती है। तो स्टेबल बर्थ एंड डेथ रेट होती है विथ रिलेटिव यूनिफॉर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एज, और इसका एग्जांपल क्या है, सम डेवलप्ड कंट्रीज विथ स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। फिर डेटा कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन पिरामिड एज सेक्स स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी रेशियो सेक्स रेशियो, नॉट कैलकुलेटेड में इन्फेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है बताइए आप लोग। तो इसमें जो भी मतलब है, इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग ग्रुप में मतलब सॉरी चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि कौन से होते हैं, हालांकि हम इसका आंसर यहाँ बता रहे हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मीन मीडियन मोड होता है, और मीन मीडियन मोड के अलावा सॉरी हाँ मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी में होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन में जाते हैं तो यहाँ पर रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात होगी तो यहाँ पे वेरिएंस की भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर CDE हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेशन इन इंडिया, तो माइग्रेशन किस किस डेटा से यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है ये SARS, ये फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी को यहाँ पे कंसीडर करता है, ना कि माइग्रेशन को। तो जैसे ही हम यहाँ पे SRS हटाएंगे, SRS B हटेगा तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब AC होगा या AD होगा, तो A तो कॉमन है। फिर वाइटल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम होता है, ये इसमें भी ज्यादातर केस में हम लोग यहाँ पर बर्थ डेथ मैरिज ये सबकी ही चर्चा करते हैं वाइटल में, और यहाँ पे माइग्रेशन की चर्चा नहीं करते। तो यहाँ पर A और C यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ ए सेंसस, तो कंपोनेंट ऑफ ए सेंसस इसमें क्या है कि सभी कुछ है, और इसमें सॉरी प्रिंटिंग को छोड़ के, प्रिंटिंग नहीं होगा, तो D जैसे हटाएंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कंप्लीट इन्यूमरेशन, कलेक्शन, कंपाइलेशन, डिसेमिनेशन होता है, लेकिन प्रिंटिंग नहीं होता है। फिर अगला क्या है कि डेटा सोर्स फॉर इन्फेंट डेथ, इन्फेंट डेथ के लिए कौन कौन सा डेटा होता है। तो इसको सपोज करिए कि आपको अगर ये क्वेश्चन ना पता हो तब भी आपको ये हल करना हो, तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे कि NFHS में आपको इन्फेंट डेथ की चर्चा करता ही है, तो ए जहाँ पे नहीं है उसको हटा दीजिए। फिर उसके बाद SRS जो होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें भी आपका डेटा आता है, तो D सभी में है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो NSSO जो होता है, NSSO जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, और ज्यादातर केस में कोशिश हम ये लोग करते हैं कि जो NSSO है वो डेटा यहाँ पर
मोर्टेलिटी से रिलेटेड मतलब सॉरी डेथ से रिलेटेड, इन्फेंट डेथ से रिलेटेड डेटा वहां पर नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए डिपार्टमेंट को बनाया गया है एनएसएसओ को। इसमें होता है कि ज्यादातर केसेस में जो भी हमारे पास मतलब टॉपिक दिए जाते हैं उस पर सर्वेज होते हैं मेन, और जो एसआरएस बुलेटिन है या डेथ बर्थ ये सब कैलकुलेशन का काम ज्यादातर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का होता है, और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एसआरएस बुलेटिन और सेंसस के माध्यम से ये सारे डेटा जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसमें एनएफएचएस भी होता है, तो एनएफएचएस जो है वो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आता है। तो अब अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंटरनल वेरिएबल सॉरी इंटरमीडिएट वेरिएबल डिटरमाइनिंग फर्टिलिटी एज प्रपोज्ड बाय डेविस एंड ब्लैक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे डेविस और ब्लैक की एक थियरी थी जिसमें हम इंटरमीडिएट जो वेरिएबल होता है इसकी चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा इसलिए भी करते हैं वहां पे कि मतलब इसके माध्यम से हम जो काज फैक्टर है, जो फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले काज हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि जो इसकी चर्चा है, पहले इसकी चर्चा पहले करते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। तो डेविस एंड ब्लैक आइडेंटिफाई 11 intermediate variables that determine fertility, categorizing them into 3 broad groups: factor affecting exposure to intercourse, factor affecting to exposure of conception, factor affecting gestation and successful पर्चुरेशन। ठीक है, चमक रहा थोड़ा सा बोर्ड तो इसलिए। तो ये क्या है कि हाँ, अब इसमें इसकी चर्चाएं हैं, 11 इंटरमीडिएट जो वेरिएबल्स हैं इनकी चर्चा की गई है, और इन वेरिएबल्स में इसको एक्सप्लेनेशन के तौर हम देखते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग एक्सपोजर ऑफ इंटरकोर्स, तो ये एक यहाँ पर मतलब एक पार्ट होता है, और इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फर्टिलिटी को डिफाइन करने वाले चीजें होती हैं उनमें यहाँ पर ये बताता है। द एज ऑफ एंट्री इनटू सेक्सुअल यूनियन, फिर उसके बाद परमानेंट सेलिबेसी और अमाउंट ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड स्पेंड आफ्टर और बिटवीन यूनियन। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये फैक्टर एक्सपोजिंग टू इंटरकोर्स, ये जो है मतलब आपके पास 3 उसमें फैक्टर आते हैं जो इसको मतलब फर्टिलिटी को डिफाइन करते हैं। कुछ लोग ये मतलब जैसे शादियों की एज इसीलिए गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि 18 साल 21 साल जो एज है भारत में, वो गवर्नमेंट इसीलिए डिसाइड करती है कि पहला एज ऑफ एंट्री इन सेक्सुअल यूनियन जो मतलब ये एक ग्रुप होता है, तो उसमें एज को बढ़ाया जा सके, और जैसे ही वो लीगलाइजेशन बढ़ता है वो उसके रिस्पेक्ट में फर्टिलिटी अपने से डिक्रीज कर जाती है। परमानेंट सेलिबेसी, कुछ लोग परमानेंट सेलिबेसी मेल फीमेल दोनों करते हैं, जीवन भर शादी नहीं करते, इस यूनियन में प्रवेश नहीं करते, और फिर उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितना टाइम महिला ने बिताया हुआ है उसके लिए, उससे भी फर्टिलिटी प्रभावित होती है। फिर अब फैक्टर अफेक्टिंग एक्सपोजर ऑफ कंसेप्शन, तो उसमें कंसेप्शन में क्या है, कंसेप्शन में क्या है कि वॉलंटरी एब्स्टिंक्शन, अपने से छोड़ दिया जाए उन चीजों को। फिर उसके बाद इनवॉलंटरी एब्स्टिंक्शन क्या है, पीरियड ऑफ सेक्सुअल इनएक्टिव ड्यू टू फैक्टर्स सच एज इलनेस और टेम्पररी सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर, इस तरीके से चीजें होती हैं। क्वाइटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स अमंग दोज हु आर मैरिड और इन यूनियन, तो ये चीजें होती हैं। फिर उसके बाद यूज ऑफ कंसेप्शन है, कंट्रासेप्शन, तो कंट्रासेप्टिव का यूज जो होता है वही फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। फिर स्टेरिलिटी होता है, जो प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर दैट प्रिवेंट कंसेप्शन वेदर नेचुरल डिसीज इंड्यूस्ड और फ्रॉम मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो फिर अगला फैक्टर है कि फैक्टर अफेक्टिंग द गेस्टेशन एंड सक्सेस पर्चुरेशन,
तो अब इसमें क्या होता है कि इंट्रा यूटेराइन मोर्टेलिटी जो होती है कि इसमें प्रेगनेंसी लॉसेस ड्यू टू मिसकैरेज और स्टिल बर्थ, और फिर इसके बाद इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, फिर पोस्ट पार्टम इनफिकंडेबिलिटी है। ठीक है, थोड़ा सा गला सूख रहा था इस कारण थोड़ा सा, तो ए बी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा वॉलंटरी एब्स्टिंक्शन रहेगा, कंसेप्शन रहेगा, सेक्स कंपोजिशन प्रीवियस चाइल्ड का नहीं रहेगा, डेथ नहीं रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है, अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो लीडिंग कॉज क्या है इसमें, तो अब इसमें देखेंगे तो जो लीडिंग काज है भारत में डेथ का, उसमें क्या है कि डिजीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये डिजीज तो होती ही है। फिर इसके बाद दूसरे में क्या है, इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक डिजीज जो होती हैं ये भी होती है। फिर उसके बाद ये चौथा ऑप्शन देखेंगे, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कंडीशन, तो डी को हटा दीजिए, ये इसमें शामिल नहीं होती क्योंकि काज ऑफ डेथ नहीं होता है। अगर ये पता चल जाए प्रेगनेंसी के बाद आधी महिलाओं की मृत्यु हो जानी है तो कभी प्रेगनेंसी हो ही ना, तो डी हटा देते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर ए मिल जाएगा। ठीक है, इंजरी और पॉइजनिंग जो होता है भारत में एक ये भी एक लीडिंग काज है डेथ का। जैसे बारिश का मौसम जब भी आता है तो भारत में देखेंगे स्नेक बाइट से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, जो खासतौर पर जो आदिवासी बेल्ट है जहाँ पे जंगली एरिया जाता है, तो गवर्नमेंट वहाँ के लिए जो कुछ एंटी वेनम जो वैक्सीन होती है उसकी व्यवस्था वहाँ करती है, और बाकी इसके माध्यम से जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडीज होती है, ग्राम पंचायत वगैरह, वो वहाँ पे इस तरीके का सेटअप बनाती है कि इस स्नेक बाइट से लोगों की कम से कम डेथ हो। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कौन सा पार्ट है, तो इसमें देखना है कि फैमिली प्लानिंग होती है, और पैरालिटिक सिम्टम नहीं होता है इसका पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये भी नहीं होता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से मतलब क्या है इसका, रिप्रोडक्टिव एज का, सेक्सुअल हेल्थ और मैटरनल हेल्थ ये मैटर करती है इसमें, तो ACD ADE ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फैमिली प्लानिंग और पैरालिटिक सिम्टम, और फिर उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। सेक्सुअल हेल्थ इसमें क्रूशियल कंपोनेंट होता है, सॉरी फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअल हेल्थ और मैटरनल हेल्थ ये शामिल होता है। और पैरालिटिक सिम्टम जो होता है, पैरालिटिक सिम्टम आर नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दे आर एसोसिएटेड विथ न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, पैरालिटिक जो सिम्टम होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर व्हाइल इम्पोर्टेंट आर नॉट स्पेसिफिकली पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इससे भी रिलेटेड नहीं होता। आइडेंटिफाई द वेरियस थियरीज ऑफ फर्टिलिटी ट्रांजिशन, तो फर्टिलिटी ट्रांजिशन हमें यहाँ पे की थियरीज को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें काल्डवेल थियरी, ये वेल्थ फ्लो थियरी इनकी थी ही, और फिर देखेंगे तो दूसरी थियरी क्या है कि आइडिएशनल थियरी है, ये भी शामिल होती है। माल्थुसियन थियरी इसमें शामिल नहीं होती क्योंकि ये फर्टिलिटी जनरेशन नहीं है, मॉर्टेलिटी से रिलेटेड होता है। एपिडेमोलॉजिकल थियरी भी, तो डी और ई हटा दिया जाए तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, ए और बी। तो ये दोनों थियरीज आपके पास थियरी ऑफ फर्टिलिटी ट्रांजिशन के एग्जांपल। ठीक है, अच्छा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता सी तो इसको भी शामिल कर सकते थे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी यहाँ पर मतलब दिया जा सकता था आंसर। ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ पर देखेंगे तो ए बी के अलावा
ए बी सी कोई ऑप्शन है नहीं, अब यहाँ पे डी इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ए बी को ही आंसर मानेंगे। ठीक है। Which among the following option may be considered as period measure of fertility? तो मेजर ऑफ फर्टिलिटी की यहाँ पे जब चर्चा करते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग किन किन टॉपिक्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, जब फर्टिलिटी की बात होगी तो रिप्रोडक्शन रेट से रिलेटेड सारी चर्चाएं होंगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर चाइल्ड वुमेन रेशियो, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और ए बी यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। फिर उसके बाद टोटल फर्टिलिटी रेट भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, ये आंसर हो जाएगा ए बी सी और ई, डी नहीं आएगा इसमें। डी इसलिए भी नहीं आएगा कि चाइल्ड ईवर बॉर्न, इसकी चर्चा यहाँ पे फर्टिलिटी के रिस्पेक्ट में ये नहीं कह सकते इसको। तो ए बी सी और ई ऑप्शन इसका हो जाएगा, ए बी सी और ई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्टिलिटी से रिलेटेड है तो फर्टिलिटी जहां जहां आएगी, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में आएगी, नेट रिप्रोडक्शन रेट में आएगी, टीएफआर में आएगी, सब फर्टिलिटी से रिलेटेड ही है। तो अब यहाँ पर इसका देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जीआरआर, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इज एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स ऑफ ए वुमन would have if she survived to the end of the childbearing year or experienced the current age specific fertility rates throughout her lifetime। तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन रेट जीआरआर की बात हुई। फिर उसके बाद इसी तरीके से नेट रिप्रोडक्शन रेट है और टीएफआर है। फिर चाइल्ड ईवर बॉर्न में क्या होता है, is a demographic measure that represents the total number of live birth of a woman has had by the time of survey or census. This measure is often collected through direct questioning in demographic and health survey। ठीक है। तो ये जो है मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी ई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि विच एमंग द फॉलोइंग आर प्रीकंडीशन फॉर सब्सटेंशियल फर्टिलिटी डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू एंसल कोले। तो एंसल कोले की जो थियरी है, इसमें हम पहले इसकी चर्चा करते हैं। एंसल कोले की भी थियरी उसमें जब जाएंगे 11 क्लासेस में तो उसमें डिस्कस की गई है। और फिर उसके बाद जो कोर्स है वहाँ पे 11 क्लासेस में यूजीसी का, तो वहाँ पे और एंसल कोले की 3 प्री कंडीशंस थी। उसमें पहला था कि एक्सेप्टेंस ऑफ कैलकुलेटेड चॉइस एज वाइटल एलिमेंट इन मैरिटल फर्टिलिटी। फिर उसके बाद परसेप्शन की बात की गई, परसेप्शन ऑफ एडवांटेज फ्रॉम रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। फिर इसके बाद नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ इफेक्टिव टेक्निक ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें ये कैलकुलेटेड वाइटल और ये परसेप्शन ऑफ एडवांटेज ऑफ रिड्यूस फर्टिलिटी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ मेथड ऑफ चॉइस, ये इसकी चर्चा होगी, तो ए बी और ई होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which among the following are component of intermediate variable framework? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा भी डेविस और ब्लैक का इंटरमीडिएट फ्रेमवर्क। तो अब इसमें कौन सा बिलोंग करता है इनको, तो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग एक्सपोजर ऑफ इंटरकोर्स ये पढ़े थे, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सपोजर ऑफ कंसेप्शन भी पढ़े थे, और फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग गेस्टेशन, माइग्रेशन नहीं होता यहाँ पे, तो ई शामिल नहीं होगा। ए बी सी और ए बी डी, हाँ ए बी तो है, हाँ ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग गेस्टेशन का टाइम जो है इसमें शामिल होता है डेविस और ब्लैक की थियरी में, तो ए बी डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि इसमें दो ऑथर है, उसका बुक है, उसकी मतलब यहाँ चर्चा करना है कि किस रिलेटेड कौन है। तो यहाँ पर जस्ट देख लीजिए कि वंदना शिवा जो है इको फेमिनिज्म पे किताब लिखी थी, और जूडिथ बटलर जो है जेंडर ट्रबल, और बीना अग्रवाल फील्ड ऑफ वंस ओन, और डोरिन मैसी स्पेस प्लेस एंड जेंडर की चर्चा यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा कि ए में 2 रहेगा, सॉरी ए में 2 रहेगा। वंदना शिवा एक फेमिनिज्म की चर्चा किए थे, और बटलर जेंडर ट्रबल की। ये बटलर है, बटलर से मतलब क्या हो गया कि बटलर ही है तो जेंडर ट्रबल की बात करेंगे, ट्रिक नॉट जोक। और तीसरा क्या है कि तीसरे में बीना अग्रवाल क्या है, फील्ड ऑफ वंस ओन्स, और फिर उसके बाद डोरिन मैसी जो है ये स्पेस प्लेस एंड जेंडर की चर्चा किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बुक्स है, थियरी है, फिर थियरी ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इस तरीके से है। तो थियरी ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन अगर देखेंगे तो ये जेसी कार्डवेल की है, और पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी बॉसरूप की है। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड सॉरी, हाँ, तो ये जेसी कार्डवेल हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ई बॉसरूप, और फिर उसके बाद सी में 4 और डी में 3। तो सी में 4 और डी में 3, ये क्या है कि जो समय समय पर किताबें आती हैं, चर्चा में रहती हैं, उन्हीं की चर्चा ज्यादातर केस में होता है, या पॉपुलेशन से रिलेटेड जो कुछ किताबें हैं उनकी चर्चा होती है। तो जेसी कार्डवेल में ट्रिक भी बताया था, वेल है तो इनकी वेल्थ फ्लो थियरी थी, और इसमें कहा गया था कि वेल्थ कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे फर्टिलिटी बढ़ेगी, मतलब बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो उस तरीके से डिवाइडेशन बढ़ता है प्रॉपर्टीज में, जिससे इनका ये मानना था कि एक तरीके से गरीबी भी कह सकते हैं बढ़ती है, या फिर पर यूनिट जो इनकम होती है या पर कैपिटा इनकम वो डिक्रीज होती है फर्टिलिटी बढ़ने पे, इनका ये मानना था। और पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी वास्तव रूप से, और ये सारी चीजें, तो यहाँ पर ये चर्चा के बाद ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब इसमें जो आंसर है, तो सर्कुलेटरी रेशियो मेजरिंग द शेप ऑफ सेटलमेंट। फिर उसके बाद देखेंगे तो जो पहला आंसर है, और बी में एक आंसर हो जाएगा गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये मेजरिंग इनइक्वालिटी की बात करता है। फंक्शनल इंडेक्स जो होता है ये मेजरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वन एक्टिविटी इन सिटी रिलेटेड टू जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलिटी एक्टिव। रैंक साइज रूल, सिटी ऑफ प्राइमेसी की चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं हम लोग। और फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिजीज है और उसके रिलेटेड बीमारियां हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो मीजल्स, खसरा वगैरह है, तो ये एक तरीके से हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ये अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो सबसे पहले मीजल्स है, खसरा है, ये एक संक्रामक वायरल रोग है जो बच्चों को होता है। और खसरा कहते हैं, हेपेटाइटिस क्या है, एक वायरल रोग है जो यकृत लीवर को प्रभावित करता है। और इन्फ्लुएंजा है, एक आम वायरल बीमारी है। और HIV है, ये भी एक वायरल बीमारी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था, अच्छा ये डिजीज है और काज है उसके, ठीक है कोई बात नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कोविड की चर्चा की। फिर इसके बाद कुछ प्रमुख संचारी रोग हैं जो खसरा हैं, जुकाम बुखार, ये कम्युनिकेबल होते हैं, तो कम्युनिकेबल बीमारियों की बात की गई है, डेंगू, टीबी, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, हैजा। फिर उसके बाद प्रमुख खाद्य जनित जल जो बीमारियां होती हैं, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, अमीबिया, हेपेटाइटिस ए।
और फिर इसके बाद यहाँ पर देखें गैर संचारी रोग हैं, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मानसिक रोग। फिर अच्छा, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अब इसका मिलान कर सकते हैं इससे। तो अब देखिए मीजल्स या हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस जो होती है ये फूड और वाटर बॉर्न डिजीज होती है। फिर उसके बाद देखेंगे तो मीजल्स जो है कम्युनिकेबल होता है क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। फिर ए में 1 और बी में 4, सॉरी सी में 4, तो ये आपका आंसर हो गया है। और बी में 3 हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती है ये एक वायरल डिजीज है। और सिजिलोसिस जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2 लिस्ट दी गई है, प्रोपाउंडर और इसके मॉडल को बताना है। तो इवर्ट ली, यहाँ पे ली, इवर्ट ली की थियरी कौन सी थी? पुश एंड पुल थियरी हमने बताया था कि पुश एंड पुल थियरी इनकी थी। तो सी में 3 मिलते ही हमको आंसर मिल चुका है। और फिर इसके बाद देख सकते हैं कि पहले में रेवेंस्टीन जो है इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जब एक चर्चा पिछली क्लास में हम किए थे कि जहाँ पे हमने हम बताए थे कि माइग्रेशन कैसे होता है और इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज और इन सब सारी चर्चाएं हुई थी वहां पर, तो उनकी भी यहाँ पे बातें हुई थी। फिर इसके बाद हाँ, और फिर इसके बाद हैरिस एंड टोडेरो ये रूरल अर्बन वेज डिफरेंशियल्स की चर्चा किए थे, लेबर सरप्लस लेबर की बात किए थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ थियरीज आपको एग्जैक्टली याद रखनी पड़ेंगी और उन्हीं के माध्यम से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे एवर्टली की थियरी पुश एंड पुल थियरी थी जिसमें हम लोग माइग्रेशन की चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद रेवेंस्टीन की डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, रेवेंस्टीन ने इसको दिया था। फिर उसके बाद इतने में ही आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है इसका आंसर। फिर इसके बाद एसडीजी गोल्स हैं और उसकी चर्चा यहाँ पे करना है। तो एसडीजी गोल में मतलब किसको कहाँ पे, तो पहला जो गोल था हमारा नो पॉवर्टी की बात करता था। तो गोल 1 है हमारे पास क्या है, हाँ, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब नो पॉवर्टी। फिर दूसरा जो था जीरो हंगर की बात करता था। तो जीरो हंगर में क्या है कि अच्छा, तो यहाँ पे एंड माल न्यूट्रिशन जीरो हंगर में हो जाएगा। फिर तीसरे में क्या था कि तीसरे में क्या है कि मतलब हम ए में 3 और बी में 4, ए में 3 बी में 4 इसका आंसर मिल चुका है। सी में 1 हो जाएगा और डी में 4 हो जाएगा। और इसमें क्या है कि कुछ आपको गोल्स एग्जैक्टली याद रखने पड़ेंगे। पहला नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। 5 मतलब इसमें आप ये भी रख सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 बराबर नहीं होती, इसलिए जेंडर इनइक्वलिटी की यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की चर्चा करते हैं क्योंकि जेंडर इक्वलिटी की चर्चा वही होती है जहाँ पे इनइक्वलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और CDE, अच्छा जो मैच कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये थोड़ा सा आंसर कुछ गलत लिख गया है, ठीक है इसको सही कर लीजिएगा, पहला ही आंसर रहेगा। नहीं पहला नहीं, सॉरी तीसरा आंसर, तीसरा आंसर है ये। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अब इसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी 2 लिस्ट है, दोनों लिस्ट को मिलाना है। तो अगर इसमें सबसे पहले कोई अगर आपको मिल रहा हो कोई किस तरीके से, तो आप लोग सबसे पहले उसको मिलाइए। तो सबसे पहले देखेंगे कि एस्टिमेशन ऑफ एडल्ट मोर्टेलिटी फ्रॉम
स्टिल बर्थ हिस्ट्री। तो ये जो होता है ये चर्चा करते हैं ज्यादातर केस में सर्वे डेटा के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा आंसर है, और तीसरा आंसर में सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रास का ग्रोथ बैलेंसिंग मॉडल जो है वन सेंसस मेथड है कि ब्रास growth balance method uses data from a single census to estimate population growth and mortality. Estimation of adult mortality from sibling history इस ये सर्वे डेटा होता है। मॉडल लाइफ टेबल जो होती है वो इनकम्प्लीट डेटा होता है, और मॉडल लाइफ टेबल आर यूज्ड टू एस्टिमेट द डेमोग्राफिक पैरामीटर इन द पॉपुलेशन where data is incomplete or insufficient। ठीक है, तो ये तीसरा आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ए में 4 हो जाएगा। ये वन सेट थियरी है, ये सर्वे डेटा की बात करता है, ये इनकम्प्लीट डेटा होता है, और डी में एक जनरलाइज्ड ग्रोथ बैलेंसिंग मॉडल जो होता है वो मल्टीपल सेंसस मेथड की बात करता है। ठीक है, तो फिर अब इसमें अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें मिलान करना है, तो इसको डायरेक्टली इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दो इसका आंसर है। ए में 3, ए में 3 का मतलब क्या हो गया कि वैलिड एंड अनरिलायबल। अच्छा हाँ, इसकी चर्चा है कि जो ज़्यादातर सेंट्रिक डेटा है या सेंटर के आसपास जो हैं उन्हीं को हम वैलिड और रिलायबल डेटा मानते हैं। जैसे चौथे को देखेंगे तो ये वैलिड और रिलायबल डेटा की हम बात करेंगे। तो डी में यहाँ पे एक सेकंड, डी में 4 आंसर क्या है? दूसरा आंसर है। अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है कुछ। ए में 3, बी में 2, ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 1, सी में 4 और डी में 1। यहाँ पे ये चौथा रहेगा और ये 1 रहेगा। ठीक है, तो डी जो है यहाँ पे बता नहीं ना कि ये वैलिड, और जो जैसे जैसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर इसका आंसर बढ़ता है, सॉरी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, और वैलिड एंड अनरिलायबल ये हो गया। और फिर अब इसके बाद यहाँ पे तीसरे को देखेंगे, तीसरे को मतलब सी को देखेंगे, तो ये ज्यादातर डेटा इसके बाहरी पॉइंट पे है, तो ये अनरिलायबल एंड इनवैलिड माना जाएगा। और यहाँ पे कुछ डेटा सेंटर के पास है, कुछ बाहर है, तो ये रिलायबल लेकिन इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब अगला है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेट करना है, लिस्ट है, मैच कराना है। तो सबसे पहले सेक्स रेशियो मेल इज टू फीमेल। तो डिपेंडेंसी रेशियो में क्या है कि मेल प्लस एल्डरली अपॉन वर्किंग, तो ये डिपेंडेंसी हो जाता है। मीन सेंटर्ड पॉपुलेशन, तो मीन उनकी बात यहाँ की गई है। और चाइल्ड वुमेन रेशियो, तो चिल्ड्रन अपॉन वुमेन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए में 4, और बी में 1 है, सी में 2 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगला है यहाँ पे कि पर्सन ईयर लिव्ड एबव एज एक्स। अच्छा, ये थोड़ा सा देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग बिटवीन एज एक्स एंड वाई। तो प्रोबेबिलिटी जब भी हम यहाँ पे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको बताया गया था कि एल वाई अपॉन एल एक्स, कुछ इस टाइप से प्रोबेबिलिटी एक रेशियो होता है। फिर नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिटवीन एज एक्स एंड वाई, तो ये यहाँ पे एल एक्स क्या था कि नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एट एज एक्स था। तो x प्लस 1 में जाएंगे तो dx आ जाएगा, तो मतलब x और x प्लस 1 जो एज ग्रुप है उसके बीच में dx की चर्चा कर देते हैं, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिटवीन एज x एंड y। नेम ऑफ पर्सन ईयर लिव्ड बिटवीन एज x एंड y, तो नेम नहीं होना चाहिए यार, कुछ जो भी हो, तो नंबर होना चाहिए। फिर ये ठीक है,
तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो ए में 4 हो जाएगा, बी में 1, सी में इस तरीके से। और फिर अरेंज द टाइप ऑफ माइग्रेशन मोबिलिटी बाय द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एज परसेंटेज इन मोबिलिटी ट्रांजिशन थियरी। तो अब यहाँ पे इसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं कि स्टेज ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशन थियरी क्या थी। तो सबसे पहले तो लो बर्थ रेट आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्लो माइग्रेशन की बात हो जाती है, और वेरी लो इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंक्रीज अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अच्छा तो सबसे पहले यहाँ पे बी आएगा, तो आंसर तो आपका मिल जा रहा है। बी के बाद सी आएगा, ये दूसरा होगा आपका, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रांजिशन थियरी होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले लो मोबिलिटी होती है कि आदमी कम माइग्रेट करता है, फिर इंक्रीज रूरल टू अर्बन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है, स्लो इंटरनेशनल माइग्रेशन को स्लो हो जाता है क्योंकि अर्बन एमिनिटीज यहाँ बढ़ जाती है होस्ट पेरेंट कंट्री में। फिर उसके बाद ए आता है, वेरी लो इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंक्रीज अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके स्टेप दिए गए। ठीक है, एक सेकेंड, ए बी सी डी यहाँ आंसर दे रहा है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर गलत हो गया है। ए पहले नहीं, लो मोबिलिटी जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखा ही गया है ना, लो मोबिलिटी पहले होगा। लो मोबिलिटी पहले होगा तो बी जो है आंसर पहले आएगा, बी आंसर पहले आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही आएगा, तो ये थोड़ा सा कैंसिल आउट करके उसको फोर्थ कर लीजिएगा आंसर, जो भी यहाँ पे लिखा गया है बी सी डी ए, बी सी डी ए फोर्थ। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिमिट ऑफ ग्रोथ थियरी जो आई थी ये 1974 में आई थी, सॉरी 72 में आई थी, 74 नहीं 72। ठीक है, और द पॉपुलेशन बम जो है वो 1968 में आई थी। तो इससे जो है मतलब देखेंगे, सबसे पहले पॉपुलेशन बम आई, फिर उसके बाद पहला जो है पहला पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम एरिया। तो यहाँ पे लो इनकम कंट्रीज 1958 में थियरी आई थी। पहले ए आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, ए आएगा, डी आएगा, उसके बाद फिर अब सी बात है सी का नंबर आएगा। आवर कॉमन फ्यूचर की जो बात हुई थी 87 में हुई थी, और पॉपुलेशन एंड टेक्निकल चेंज ये 2000 में, सन 2000 में आई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डर टू न्यूअर। तो जननी सुरक्षा योजना 2005 की थी, फिर उज्ज्वला या उजाला योजना देखेंगे तो ये 2015-16 के आसपास थी, तो 2016 में ये थी। और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो था ये 2013 में आया था। जैसे नेशनल रूरल मिशन था वैसे नेशनल अर्बन मिशन था। फिर उसके बाद आयुष्मान भारत योजना ये 2018 में आई थी, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2015 में आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। सबसे पहले थियरी क्या थी, ओल्डर टू न्यूअर करना है, तो सबसे पहले 2005 में जननी सुरक्षा योजना, फिर उसके बाद नेशनल अर्बन मिशन, सॉरी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और फिर इसके बाद पहले डी हो जाएगा,
फिर उसके बाद बी हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना पहले आई थी, फिर उसके बाद ए आया था, चौथा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरेंज द रिसर्च एक्टिविटीज मेंशन्ड बिलो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो इसमें आपको उस दिन बताया गया था कि किस तरीके से इसको बिगिनिंग टू एंड हमें करना होता है। तो इसमें आपको बताया गया था कि PHDCAG ये ट्रिक था। तो प्रॉब्लम था पहले, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस थी, फिर डिजाइनिंग, रिसर्च की डिजाइनिंग थी, ये प्रॉब्लम, ये है हाइपोथेसिस, और ये है क्या, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर ये क्या है, एनालिसिस, फिर इसके बाद जनरलाइजेशन। ये इतना होता। तो अब इसमें देख लीजिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन प्रिपरेशन करेंगे तो पहले ऑब्वियस सी बात है कि बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, एथिकल क्लियरेंस का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे हम लोग। फिर डेटा डिजाइनिंग करेंगे, फिर डेटा कलेक्शन होगा, फिर डी आएगा, डेटा क्लीनिंग मतलब एनालिसिस उसकी करेंगे, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन। ठीक है, ये इसका आंसर। अरेंज द स्टेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाई टू लो इन टर्म्स ऑफ टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो टोटल शेड्यूल कास्ट, टोटल एससी पॉपुलेशन जो है, इसमें हमें इसको अरेंज करना है। तो जो एससी पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा अगर देखेंगे, ध्यान में रखिएगा, एससी पॉपुलेशन की बात कर रहा है, ट्राइब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी में। ठीक है, और यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। परसेंटेज में देखेंगे तो एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पंजाब में है और फिर हिमाचल में है। ठीक है, तो ये इसका चौथा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी एज पर सेंसस बुलेटिन 2018-20। तो इसमें सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी MMR जो है वो असम में थी, फिर बिहार में थी। तो पहले असम, फिर बिहार। ठीक है, तो बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए एक ही जगह आंसर है। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, असम में 195 है और बिहार में 167 है। फिर उसके बाद इसको क्या है, यहाँ पे क्या करना है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर हाई टू लो लगाना है इन टर्म्स ऑफ IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी में देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चौथा है, डी है, और डी में क्या है, सबसे पहले मध्य प्रदेश था, और फिर उसके बाद ई है, यूपी है, फिर उसके बाद बी, और ए सबसे लास्ट में है बिहार में। IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी तो कम है, लेकिन MMR काफी ज्यादा है। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा की बातें होती हैं। और फिर उसके बाद अरेंज द पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब इसको हम अरेंज करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सी हमारे पास हुई थी। तो देखेंगे रोम जो हुई थी ये 1954 में हुई थी, और बुचारेस्ट 1974 में, और फिर इसके बाद मैक्सिको सिटी 84 में, और ये 94। तो इस तरीके से देखेंगे तो बी के बाद ए आएगा, फिर सी डी आएगा, तो बी के बाद ए और सी डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ स्टेज अकॉर्डिंग टू जेरलेंस्की मॉडल ऑफ माइग्रेशन। तो जेरलेंस्की मॉडल ऑफ माइग्रेशन भी एक जो है यहाँ पे अच्छा टॉपिक था। तो अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला स्टेज में यहाँ पे क्या होता है, जेरलेंस्की मॉडल में क्या है कि जेरलेंस्की मॉडल ऑफ mobility transition explains the changes in migration pattern as a country develops economically and demographically।
द मॉडल इज क्लोजली लिंक्ड टू द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो प्री कंडीशन पहला इसमें क्या होता है, लो मोबिलिटी ट्रांजिशन होता है। लो मोबिलिटी ट्रांजिशन अच्छा देखिए इसी पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन और पहले था। सबसे पहले वेरी लो मोबिलिटी होता है, इसके बाद जो है वेरी लो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, फिर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है, और फिर इसके बाद रूरल टू अर्बन और इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, फिर स्लो डाउन इंटरनेशनल माइग्रेशन हो जाता है। तो CABD CABD चौथा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि सोर्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो सबसे पहले सेंसस, अब ऑब्वियस सी बात है सेंसस ही सबसे पहले भारत में हुई थी, तो C पहले रहेगा, बाकी इसके बाद A रहेगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास जो स्थापना हुई थी सेंसस में सबसे पहले 1918 से 71 में हुई थी, फिर NSS की स्थापना 1950 में हुई थी, और SRS बुलेटिन जो SRS होता है 1970 के आसपास ही आया था, और NFHS 92-93 के अनुसार आसपास, और लसी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया 2017-18 में। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दो दिए गए हैं, इनमें देखना है करेक्ट कौन सा है। इन ए हाई मोर्टेलिटी सिचुएशन द डेथ रेट बाय एज फ्रॉम फॉर्म ए यू शेप कर्व इंडिकेटिंग ए हाई मोर्टेलिटी इन अर्ली एंड ओल्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो हाई मोर्टेलिटी सिचुएशन क्या होती है, इन सच सिचुएशन द मोर्टेलिटी रेट इज हाई ड्यूरिंग infancy and childhood due to the poor health care, malnutrition and infectious disease। और फिर उसके बाद mortality decreases in the middle age and increases again in old age। This pattern is described as U-shaped curve because of high mortality rate at the beginning and end of the life with a dip in middle। लो मोर्टेलिटी सिचुएशन क्या होती है, विथ इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड लिविंग कंडीशन द मोर्टेलिटी रेट डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इंफेंसी एंड चाइल्डहुड। मोर्टेलिटी रिमेन्स लो थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द एडल्ट ईयर एंड इंक्रीजेस अगेन इन ओल्डर एज। ध्यान में रखिएगा दोनों में इंक्रीज करती है ओल्डर एज में। ठीक है, दिस पैटर्न ऑफ इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज ए J-shaped curve। J-shaped curve where there is a significant drop after infancy, remains low for an extended period and then rise in old age। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट सही हैं और इसमें क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दो लेवल दिए गए हैं, दो दिए गए हैं जर्सन और रीजन, उसमें बताना है कि क्या सही है, एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो अब इसमें देखेंगे क्या है कि जो अगला जो एजर्सन है डायरेक्टली इसमें देखते हैं। तो इसमें देखेंगे द एबिलिटी ऑफ वुमेन टू कंट्रोल देयर ओन रिप्रोडक्शन एंड द ओवरऑल लेवल ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर क्लोजली रिलेटेड टू चेंजेस that occurs in context of the epidemiological transition। और फिर इसके बाद देखेंगे कि in agricultural society women are busy with pregnancy and child care and men are able to manipulate and exploit women by lying the status of women to reproductive and rearing of child। तो ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों का एक दूसरे का नहीं है ये। ठीक है, तो ये देखेंगे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है अगला कि सेंसिटिविटी इज द टेस्ट, sensitivity of test is defined as ability to correctly diagnose the positive who have the disease। सेंसिटिविटी ये तो एक दिन चर्चा भी हुई थी पिछली शायद क्लास में कि सेंसिटिविटी क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव।
मतलब किसी भी बीमारी को हम करेक्टली अगर डायग्नोस कर ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव केसेस है। तो और यहाँ पर सेंसिटिविटी को इसी से डिफाइन करते हैं। और दूसरा क्या है कि स्पेसिफिसिटी of the test is defined as ability of the test to correctly diagnose negative who do not have disease। तो इसमें देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी क्या होता है, पहले सेंसिटिविटी देख लीजिए। सेंसिटिविटी क्या है कि जो आदमी के पास बीमारी है उसको करेक्टली डायग्नोस हो जाए किसी मेडिकल टेस्ट में, तो उसको कहेंगे सेंसिटिविटी। और स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि अगर किसी को बीमारी नहीं है तो उसके जो है मतलब टेस्ट में भी वो निगेटिव आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें दो कथन कारण दिए गए हैं। तो द हायर the rate of population growth, the higher the rate of investment must be also known as population hurdle। If a population is growing so fast that is overreaches the rate of investment, then it will be stuck in vicious cycle of poverty। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अगर होती है तो उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है और इसको पॉपुलेशन हर्डल कहा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हायर होती है तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा बढ़ता है इसको, लेकिन एक हर्डल का कारण बनती है ये। और दूसरा रीजन क्या है कि द यूज ऑफ एवरी रिसोर्स लीड टू बेस्ट प्रोडक्ट एंड इफिशियंसी इन रिड्यूसिंग द बेस्ट डिटरमाइन the extent to which sustainable standard of living may be achieved। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन उसका कारण एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है वाई या क्योंकि। अगर ये स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेटमेंट है और क्योंकि एक शब्द लगाने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली बैठ जाए, तो उस केस में ये कहते हैं कि ए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है और वो जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये ट्रिक के तौर पर इसको देख सकते हैं कि क्योंकि एक जो शब्द होता है इसके माध्यम से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि पता लगा दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं तो एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। और जब इसको डिसाइड करना मुश्किल होता है तो उस केस में हमारे पास एक शब्द होता है क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे क्लास देख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को नीड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के सही भी होंगे और पूरक भी हो जाएंगे। आप लोग क्लास इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को नीड है। ठीक है, तो ये क्योंकि एक शब्द होता है। हाँ, 99% केसेस में सही होगा, पूरा 100% केसेस में इसकी भी गारंटी नहीं है। ट्रिक की गारंटी 100% केसेस में नहीं होती। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे WFS वाज स्टार्टेड इन ईयर 1972 विथ द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ USAID। तो USAID जो इनका मतलब एक मंत्रालय है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया इन सब जगहों पे शामिल ही होता है। तो देखेंगे स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे जो होता है ये 1972 में शुरू किया गया और यूएसए का एक आईडी मतलब USAID मतलब इनका एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आईडी का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है USAID का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये एक एजेंसी है और इस एजेंसी के माध्यम से ये ये सर्वे कराया जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद अब देखेंगे कि अब इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वाज हायर
तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट यहाँ पर है। तो अब इसमें सभी में देख लेंगे तो 1981 में सबसे ज़्यादा है ये। और फिर इसके बाद यहाँ पे आंसर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, चार्ट से है, बहुत आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 6 रेशियो स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर डिक्लाइनिंग ट्रेंड सिंस 1911। तो ये ऑब्वियस सी बात है 21 है, सॉरी 2001 है, ये आंसर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इन विच ईयर पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्लाइंस। तो डेंसिटी वाले देख लीजिए 1921 से। फिर इसके बाद विच ईयर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग कंसिस्टेंटली डिकेडल ग्रोथ रेट। डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ गया, ये है, इसमें देख लीजिए डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियस से 71 है आंसर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ड्यूरिंग विच ईयर द पॉपुलेशन देयर वाज हायर इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ओवर प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज इसमें देखेंगे कहाँ ज़्यादा कैलकुलेट हुआ, सॉरी बढ़ा है, तो उसमें ये 1951 था। ठीक है। फिर इसके बाद परसेंटेज ऑफ विलेज, सॉरी व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन द विलेज आर फीमेल हेडेड। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें ये लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखा है कि ये डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ फीमेल हेडेड। तो इसमें क्या है, टोटल ये है और फीमेल हेडेड 9 है, तो 9/360 और गुड़े 100, तो ये 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्राफ्ट डिपेंडेंसी एंड नॉन क्राफ्ट डिपेंडेंसी। द क्राफ्ट और नॉन क्राफ्ट डिपेंडेंसी में वो निकालना है रेशियो। तो इसमें देखेंगे तो क्राफ्ट डिपेंडेंसी यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन में 40 लोग इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद टोटल 360 थे, तो दोनों का डिफरेंस नॉन क्राफ्ट हो जाएगा और 40:320 करेंगे तो ये 1:8 आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी हाउस होल्ड इन विलेज अथर्वन, अच्छा ये हाँ, आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो अब इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कितने हैं इनको बताना है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 360 टोटल हैं और उसमें यहाँ पे ये लिखा है कि लेस देन 5 90% है, तो 90% इसका निकाल लीजिए और 90% ये निकालेंगे तो ये 324 हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो अब ये फिर से कथन कारण क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ वुमेन कॉन्फिडेंट देमसेल्फ विद क्रॉप प्रोडक्शन वेयर एज मार्केटिंग इज डन बाय मेन। तो इसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है दोनों स्टेटमेंट। और मार्केट इज outside the village and mobility restriction on women keep them away from the marketing activity। तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर इसके बाद क्या है कि in the light of paragraph which among the following statement is correctly depicting the women work। तो अब करेक्टली डिपिक्टिंग क्या है कि अब ऑब्वियस सी बात है कि सर्वाइवल होगा क्राफ्ट से। वुमेन वर्क्स इन क्राफ्ट इंश्योर सर्वाइवल। फिर क्राफ्ट जनरेट्स हाई इनकम। अब ऑब्वियस सी बात है हाई इनकम तो नहीं जनरेट करेगा, तो ये होगा नहीं। बी हटा दिया जाए तो बी हटा दिया जाएगा तो ये दो आंसर हट जाएगा। अब फिर उसके बाद वुमेन आर मेन कंट्रीब्यूटर इन इनकम। तो वुमेन आर मेन कंट्रीब्यूटर इन इनकम, तो आदमी भी तो शामिल है तो इसमें मेन कंट्रीब्यूटर नहीं होंगे, ADE हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आज की क्लास और अब आगे जो भी मतलब हम लोग चर्चाएं करेंगे वो 2022 के पेपर पे करेंगे। और इसमें किसी को भी किसी भी टाइप का कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन करना हो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो ये है नंबर 96 64। एक सेकंड, हाँ इसका कोचिंग का जो नंबर है ये भी भूल जा रहा है। हाँ 96 16 64 21 15।
एक्चुअली इसी से मिलता जुलता मेरा भी नंबर है ना, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। तो ये कोचिंग का नंबर है, और इस पे आप लोग अलग अलग मतलब जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी कुछ हो, तो इस पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर डायरेक्टली कॉल करके आप लोग अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।